नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिस्टम पार्ट का बहुत जल्द कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आने वाला हूं, तो अब वो समय आ गया है। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, संस्कृत साहित्य पर्यावरण। अब इसको हम करेंगे परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से मतलब कि बहुत ज्यादा समय ना लेकर के हम एक कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी समय कम हो और चैप्टर हमारा पूरा क्या हो जाए, रिवीजन में आ जाए। इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और देखें, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृत साहित्य पर्यावरणम षष्टम पाठा। जो हमारा 6वां पाठ है उसी का हम कंप्लीट चैप्टर लेकर के आए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, एक साथ कम समय में सारे चैप्टर का रिवीजन करना। ठीक, उसी की दृष्टि से आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर दिए जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा। जैसा कि हम लोग प्रत्येक पाठ में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हम सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, पृष्ठों पर रहने वाले प्राणियों के जीवन के अनुकरण और परिस्थितियों का संतुलन पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है वातावरण होता है, अर्थात अपने चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। ये तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप में बतला दिया है कि पर्यावरण अर्थात जो चारों तरफ से हमें ढके हुए है, जो हमारा वातावरण, वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, उन्होंने एक ऐसी बात इसमें कही है जो बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। और सबसे पहले लिखा हुआ है, पृष्ठों पर रहने वाले प्राणियों के जीवन। ठीक, प्राणियों के जीवन की बात करते हैं तो इसमें हमारे जलचर, थलचर, वायुचर जो भी है, और मनुष्य योनि से लेकर के छोटे छोटे कीट पतंगों की बात करें हम, तो संसार का कोई भी जीवमात्र प्राणी हो जो केवल चल रहा हो, जिसमें चैतन्य अवस्था हो, ऐसे समस्त प्राणियों की जीवों की बात हो रही है। और उसी की बात करते हुए इन्होंने कहा है कि प्राणियों के जीवन के अनुकरण परिस्थितियों का, अर्थात जो हम आप चलते हैं, हम आप कैसे चलते हैं, हमें किस चीज की जरूरत होती है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पर्यावरण का निर्माण हुआ है। वही पर्यावरण प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है। उस पर्यावरण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति की, भारतीय साहित्य का पर्यावरण, भारतीय संस्कृति का पर्यावरण और भारतीय जीवन का पर्यावरण, सबका एक पर्यावरण, एक वातावरण होता है। पढ़ाई का भी एक पर्यावरण होता है, एक वातावरण होता है। ध्यान रख लेना, काम करने का भी एक पर्यावरण, एक वातावरण होता है, जिसे हम लोग क्या है, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसी के आधार पर बात करें हम जीवों की, तो जीवों के लिए सबसे ज्यादा पर्यावरण की आवश्यकता होती है। जीवों में हम भी आते हैं, हम प्राणियों की भी उसमें जीवों में गिनती होती है, क्योंकि जीव मात्र प्राणी तो हम भी है ना। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हम थोड़ा सा सोच समझ सकते हैं। ठीक, और जो पशु योनि में जन्म लेता है, कीट पतंगों की योनि में जन्म लेता है, वो उनके पास थोड़ा सा बुद्धि नहीं होती, लेकिन वो अपनी प्रजाति में वो भी समझदार होते हैं। उनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं, वो हमारी भाषा को समझ सकते हैं। ध्यान रख लेना, वो हमारी भाषा को समझ सकते हैं, हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन आजकल तो अब पालतू हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजें उनकी समझने लगे हैं। ठीक, उन्हीं जीवों को बात में ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि समस्त प्राणियों के जीवन का अनुकरण परिस्थितियों का संतुलन पर्यावरण कहता है और पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण के द्वारा ही हम संतुलित रहते हैं। हमें कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, हमें कैसा वातावरण चाहिए, हमें कैसा एनवायरमेंट चाहिए, ये हमारे लिए जरूरत है। ध्यान रख लेना, हमें कैसा चाहिए, कैसे कैसे पर्यावरण की आवश्यकता है। गर्मी के समय हमें शीत चाहिए, ठंडी चाहिए। जब बहुत ज्यादा सूर्य की गर्मी हमारे पास आती है और सूर्य बहुत तीव्र तेज भाव में होता है, उस समय हमें ठंडक की आवश्यकता होती है। तो उस वातावरण को क्या, वायु के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, हवा के द्वारा हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं हम, वही पर्यावरण कहलाता है। कहां पर कैसा वातावरण है, इस पर्यावरण की वातावरण पर आज हम चर्चा करेंगे। उन्होंने बता दिया है कि जो चारों ओर से ढके हुए, चाहे वो वृक्षों से बात करते हैं, चाहे पहाड़ों की बात करें, चाहे नदियों की बात करें हम, चाहे पर्वत पठारों की बात करें, किसी की बात करें, जो चारों तरफ से हमें क्या किए हुए हैं, आवरण के रूप में ढके हुए हैं, उसी को हम वातावरण कहते हैं। ठीक, शाम के समय हमारे यहाँ ठंडक होती है, दोपहर के समय हमारे यहाँ गर्मी होती है, प्रातः काल के समय हमारी शीत चलती है। तो ये क्या है, ये वातावरण ही तो है, ये पर्यावरण ही तो है।
इस पर्यावरण के द्वारा ही तो मानसून उठते हैं, जल वृष्टि होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्यावरण हमारी निमित्त करता है और पर्यावरण के माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा है कि पर्यावरण, चारों तरफ के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक, अब बात करें हम कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते समय अगर कोई बीच में आवाज करता है तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो यही तो एक वातावरण है, पढ़ाई का एक माहौल भी हमारा वातावरण ही होता है। पढ़ने में मन वहां लगता है जहां शांति हो, पढ़ाई का एक माहौल हो, जो पढ़ाई का एक वातावरण हो, तब तो हमें पढ़ाई में मन लगेगा। खेलने का वातावरण क्या होता है? जहां खेल का मैदान हो, खेलने वाले बच्चे हों, वो वातावरण खेल का वातावरण कहलाता है। तो सब कुछ वातावरण पर निर्भर होता है और यहां पर भी वही है, चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ वातावरण होता है, जो चारों तरफ से परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। इसमें अगर हम बात करते हैं तो संधि होगी हमारी यण संधि। ध्यान रख लेना, ये लिखा हुआ है जैसे परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। यहां यण संधि मैंने आपको बतलाई है, कौन सी संधि? यण संधि। ये यण संधि की बात कर रहा हूं मैं कि यहां यण संधि हमारी लगी हुई है और यण संधि का सूत्र भी आप देखें पहले, इको यणचि, इको यणचि, ये हमारा क्या लगा हुआ है? सूत्र लगा हुआ है। ये कहता है कि एक प्रत्याहार के स्थान पर, ये एक प्रत्याहार है और एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है। लेकिन एक प्रत्याहार में क्या है और यण प्रत्याहार में क्या है? तो इसमें है ई, उ, ऋषि और लिरी, ये हमारे 4 वर्ण हैं। अब यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से हैं? या, वा, रा और ला, ये हमारे 4 वर्ण हैं। अगर ई मिलता है तो या कर देते हैं, उ मिलता है तो वा कर देते हैं, ऋषि होती है तो रा कर देते हैं और लिरी होती है तो हम ला कर देते हैं। ये यण प्रत्याहार, यण एको यणाची सूत्र कहता है। तो यहां पर भी वही कंडीशन हमारी रहेगी। देखें, ये लिखा हुआ है परि, तो परि में से हमने पर को निकाल लिया और ई को बाहर कर दिया, ठीक, और ये हो गया हमारा आवरण। क्या हो गया है? आवरण। अब ई के स्थान पर बेटा क्या करेंगे हम? देखें, वहां पर ई के स्थान पर होगा या, तो पर प्लस या हो गया और आवरण क्या हो गया है? आवरण। ये हमारा यहां पर इतना शब्द हो गया है, ठीक। अब इनको हम मिलाएंगे तो ये हमारा रा जो आधा है ये या के ऊपर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? या के ऊपर। और आ आएगा तो या इसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ा आ की मात्रा, और वर्ण बचेगा तो वर्ण इसमें जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा हमारा पर्यावरण। ठीक, थोड़ा सा मैंने इसकी प्रोसेस आपको नहीं बतलाई है। रा को ऊपर ले जाने का मतलब क्या है? जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, अर्थात जब रकार हमारा मध्य में होता है और आगे पीछे का वर्ण उसे लेना स्वीकार नहीं करता है तो रकार हमारा ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, इसीलिए बनता है हमारा क्या? पर्यावरण। और पर्यावरण का शब्द यहां पर आपको दिया हुआ है। पूरे पाठ पर आज हम पर्यावरण पर चर्चा करेंगे और इसी पर्यावरण के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है, लेकिन कंप्लीट चैप्टर में आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके सवाल, आपके जवाब दोनों आप ही के होंगे। मैं तो केवल आपको पढ़ाऊंगा, रिवीजन करवा रहा हूं आपका, क्योंकि परीक्षाएं आती हैं और परीक्षा के समय हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, तो कैसे रिवीजन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखें, यहां पर लिखा हुआ है, अधुना वैज्ञानिक युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति, कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम प्रकृति संतुलिता भवेत्, पशु पक्षिणः स्वरूपेषु स्थिताः भवन्तु, मानवश्च शुद्धं जलं वायुं च लभेत, जीवनं च कल्याणमयं स्यादिति प्रश्नाः भूयो भूया सर्वान् आंदोलयति। संस्कृत साहित्ये न इयम अवस्था आसीदति, पाठे अस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणम वर्तते। ये मैंने केवल पाठ किया है, इसको पढ़ा है और इसके बाद अब इस पर मैं चर्चा करूंगा, इस पर आपसे चर्चा करूंगा। आप लोगों को भी बताना है, ध्यान रखना है। अधुना का मतलब होता है इस समय। अधुना का मतलब क्या होता है? इस समय, या आधुनिक समय की बात करें हम, आधुनिक समय हमारा क्या होता है? आधुनिक समय की बात करें तो सन 1800 से लेकर के जितना भी हमारा समय चल रहा है आज तक का,
वर्तमान तक का, ये हमारा सब कौन सा समय कहलाता है? ये हमारा कहलाता है आधुनिक समय। ठीक, इसके पहले हम चले जाते हैं तो वो हमारा, क्योंकि देखिए आधुनिक काल, और हम जैसे बात करें तो प्राचीन काल, ठीक, अर्वाचीन, ये बहुत सारे हमारे कालों में बटे हुए हैं। तो प्राचीन काल ना करके हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, जो इस समय की बात कर रहा है। इस समय वैज्ञानिक युग में, इस समय वैज्ञानिक युग में यदा प्रकृति असंतुलिता, जैसे इस समय वैज्ञानिक युग में यदा माने जब प्रकृति माने हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति, जगत, संसार असंतुलिता जाता, हमारी प्रकृति असंतुलित होती है, तदा माने तब पर्यावरण से चर्चा भवती, तब पर्यावरण की चर्चा होती है। ठीक, तब पर्यावरण की चर्चा होती है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि जब हमारे यहां पर कोई चीज घटना हो जाती है तब हम उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं, पहले से नहीं करते। वो यही कहना चाहते हैं, जब पर्यावरण हमारा असंतुलित होने लगता है तब उसकी देखरेख करने लगते हैं, तब पेड़ पौधे लगाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जैसे अभी कोरोना हमारा पीरियड आया, कोरोना आया था ना, कोविड, तो कोविड में क्या किया? पहले से अगर हम अपने शरीर पर ध्यान देते, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देते, हम अपनी जो आत्मिक क्षमता है उस पर ध्यान देते, और हम काढ़ा वगैरह पीते, मास्क लगाते, तो ठीक, ये सुरक्षाएं हैं, ये सुरक्षा है हमारी। अगर हम ये पहले से करते तो क्या कोरोना ये हमारे देश में आ पाता? नहीं आ पाता। लेकिन जब आ गया फिर उस पर हम उपचार करना चालू कर दिए हैं तो कंट्रोल हुआ। ऐसा ही है ना, उन्होंने यही कहा है कि असंतुलिता जाता प्रकृति, जब प्रकृति हमारी असंतुलित होने लगती है, अर्थात डगमगाने लगती है, जब हमारी प्रकृति पर बहुत सारे अत्याचार बढ़ने लगते हैं, हमारी प्रकृति डोलने लगती है, हमारी प्रकृति विकास के कारण हमारे पेड़ पौधों का क्या करने होने लगता है? कर्तन होने लगता है, कटने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जंगलों का विनाश होने लगता है, तो हमारी प्रकृति क्या होती है? डगमगाने लगती है, कांपने लगती है। सब कुछ वातावरण तो है किससे? पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधे ना हो तो प्रकृति आधे से ज्यादा, ध्यान रख लेना, पेड़ पौधे क्या करते हैं? मानसून बनाते हैं, मानसून बनाएंगे, जल वृष्टि होगी, जल वृष्टि होगी तो पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, मानव जीवन होगा, सब पेड़ों से हो रहा है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है बहुत सारा, इस पे भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति क्या होती है? सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति, अधिकता हमेशा किसी भी चीज की हो हानिकारक होती है, और वही हो रहा है। ठीक, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता, वैज्ञानिक युग में जब हमारी प्रकृति क्या होती है? असंतुलित होती है, तदा पर्यावरण से चर्चा भवती, तब हमारे वैज्ञानिक लोग उस पर चर्चा करते हैं, कि यार अब तो पर्यावरण बहुत दूषित होने लगा है, पर्यावरण बहुत डगमगाने लगा है, अब इस पर चर्चा की जाए, उसका उपचार ढूंढने लगते हैं। ठीक, तो यहां पर यह अर्थ हो गया। वैज्ञानिक युगे की बात करें तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और यदा तदा, तदा माने तब, यदा माने जब, प्रकृति ही में प्रथमा का एक वचन लगा है, प्रकृति ही, प्रकृति, प्रकृतिम, प्रकृत्या, प्रकृत्यई, ऐसे रूप चलेंगे हमारे, देख लेना। ठीक, तो प्रकृति प्रथमा का एक वचन, असंतुलिता, असंतुलिता, असंतुलित होती है, तो स्त्रीलिंग के लिए बात कर रहे हैं प्रकृति, इसलिए असंतुलिता लग गया है। जाता माने हो जाती है, तदा माने तब, पर्यावरणस्य, पर्यावरण षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। तब पर्यावरणस्य चर्चा भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा दिया है यहां भू धातु में। भू धातु का मतलब होता है होना, भू का मतलब होना, भू सत्तायाम के रूप में धातु काम करती है। भू धातु का पूरा नाम है भू सत्तायाम, भू सत्तायाम धातु है हमारी। ठीक, होने के अर्थ में काम करती है। भू से बनता है भाव, भू से बनेगा भाव, और भाव से चलेंगे रूप, तो भाव से रूप चलेंगे तो बनेगा भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। ध्यान रखोगे, भवसि, भवथा, भवत, भवामी, भवावह, भवामह, सारे लकारों में चलते हैं। हमारे 10 लकार होते हैं संस्कृत जगत में। ठीक, और आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में चलते हैं। कुछ उभयपदी धातुएं होती हैं, कुछ आत्मनेपदी हैं, कुछ परस्मैपदी धातु हैं।
उसके आधार पर। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष हमारी परस्मैपद पद की धातु है और यहां पर परस्मैपद पद में रूप बनता है भवति। तो यहां तक का अर्थ हुआ कि आधुनिक युग में जब प्रकृति हमारी असंतुलित होती है, डगमगाने लगती है, तब पर्यावरण की चर्चा करते हैं हमारे वैज्ञानिक। वैज्ञानिक करते हैं और हमारे प्राणी करते हैं, जीव मात्र सारे संसार के लोग करते हैं। सामने पहले नहीं करते, पहले उसका उपचार कोई नहीं करता। आज भी बात करें, हम आज की बात करते हैं कि अगर आज प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे घर में कोई बात होती है, तभी हम उस कार्य को, कोई घटना हो जाती है तो हम उस पर उपचार करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर आसपास आस पड़ोस में कहीं चोरियां होने लगे तो फिर सामने वाला सतर्क हो जाता है, फिर उपचार करता है। अरे पहले से उपचार करके रखो ना, अपने घर को लॉक करो, चारों तरफ से बंद करके रखो, कैसे चोरियां होंगी। ये सारी चीजें ध्यान में रखना। चोरियों की बात छोड़ते हैं, अगर मान के चले हम कि कोई मच्छर ज्यादा आते हैं, जब एक आध को वहां पर मच्छर से काटने पर कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, तब मच्छर की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, अगर गंदगी कहीं से आ रही है, वहां से कहीं से, और हम बीमार पड़ रहे हैं, और जब तक एक आध बीमार नहीं पड़ेगा तब तक वहां पर क्या है, व्यवस्था नहीं होगी। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने यही कहा कि कथम प्रदूषणम दूरी करणीयम, प्रदूषण को कैसे दूरी किया जाए, करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए, प्रदूषणम, और कथम माने कैसे इस प्रदूषण को दूर करना चाहिए। अब चर्चा हो रही है, ध्यान रख लेना, चर्चा हो रही है कि कैसे इस प्रदूषण को दूर किया जाए, क्योंकि पर्यावरण अब क्या होने लगा है, दूषित होने लगा है। फिर उन्होंने कहा प्रकृति संतुलिता भवेत पशु पक्षिणः स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु। अगर प्रकृति संतुलित भवेत माने होती है, एताम एयु, अगर चाहिए के अर्थ में होगा, अगर प्रकृति हमारी संतुलित होनी चाहिए, पशु पक्षी और स्वस्वरूपेषु, अपने अपने स्वरूप में स्थिता भवन्तु, तब वह अपने अपने स्वरूप में क्या रहेंगे, स्थित रहेंगे। मानवश्च शुद्धम जलम वायुम च लभेत, और तभी क्या होगा, मानवों को मनुष्यों को शुद्ध जल और वायु प्राप्त होगी। जीवनम च कल्याणमयम स्यादिति, और जीवन क्या होगा, कल्याणमय होगा। स्यात इति प्रश्न भूयो भूया सर्वान आंदोलयति, और प्रश्न यही है कि अब क्या है, सब जगह सभी को आंदोलन करना चाहिए प्रकृति की सुरक्षा के लिए। अब क्या करना चाहिए, बोले आंदोलन करना चाहिए। अब सभी को, अब सर्वान माने सभी को, भूयो भूयः आंदोलयति, जो पहले सबने किए हैं आंदोलन, अब वैसे ही आंदोलन फिर से करने चाहिए। ठीक, तो संस्कृत साहित्य न इयम अवस्था आसीदति पाठ्य अस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते। आसीदति, और बोले इसी संस्कृत साहित्य में यह अवस्था आसीदति थी, आसीत इति थी, और पाठे अस्मिन, इस पाठ में संक्षेपण माने संक्षेप के द्वारा, संक्षेप रूप के द्वारा, आदर्श रूप में क्या है, पर्यावरण को निरूपण किया गया है। इसमें आदर्श के रूप में संस्कृत में पर्यावरण का क्या किया गया है, निरूपण किया गया है इस पाठ में, पाठे अस्मिन, हमारे इस पाठ में। अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या बताया है, यहां से देखना, कथम प्रदूषणम दूरी करणीयम, यहां अनीयर प्रत्यय लगा, करणीय अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है, अनीयः करणीयाः करणीयाः करणीयम, करणीयाः करणीया करणीयम बना है। प्रकृति में प्रथमा का एक वचन, संतुलिता माने प्रथमा का एक वचन, भवेत एताम एयु, विधिलिंग लकार है, ध्यान रख लेना, भवेत भवेताम भवेयु ऐसे बनेगा, भवतम भवेत ऐसे बनेगा, भवेयम भवेयु भवेम बनेगा। ये हमारा किसमें, विधिलिंग लकार में बन जाएगा, भू धातु विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होगा। पशु पक्षिणा में प्रथमा का, और स्वस्वरूपेषु सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, सप्तमी का बहुवचन लगा है, स्थिताः भवन्तु तुताम अंतु, यहां पर भी भवतु भवताम भवन्तु बनेगा। ठीक, तो होना जब मानवश्च, मानवः प्रथमा का एक वचन, अगर देखें तो यहां विसर्ग संधि लगी हुई है, शुद्धम जलम वायुम च लभेत, फिर यहां लभेत आ गया है, तो यह भी हमारा विधिलिंग लकार। जीवनम चा, और जीवन कल्याणमयम, मयट प्रत्यय लगा हुआ है, कल्याणमय, मयट प्रत्यय लग गया है, कल्याणमयम। स्यादिति प्रश्नः भूयः भूयः, सर्वान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ, द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा, सर्वाः सर्वान सर्वैः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वा, सर्वाणाम
सर्वेषु बनेगा। तो द्वितीय का बहुवचन आंदोलयति, आंदोलयतः, आंदोलयन्ति। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाच्य की क्रिया लग गई है। ठीक, फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, जैसे राम में वैसे ही साहित्य, और यहां बना हुआ है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य न इयम अवस्था, अर्थात न इयम अवस्था में न प्लस इयम, तो यहां हमारी संधि हो जाएगी। देखें, इसका ना का आ और इयम का ई दोनों मिलेंगे, ए बन जाएगा। ठीक, तो ना हमारा हलंत हो जाएगा और ए हमारा बीच में आ जाएगा और इयम का यम हमारा शेष रहेगा। ए की मात्रा इस पर लगेगी तो ने, और यम इसमें जुड़ेगा तो नेयम बन जाएगा। नेयम हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, अब नेयम यहां पर हुआ। फिर लिखा है आसीत इति, आसीत प्लस इति, आसीत, आसीत प्लस इति हो गया। आसीत प्लस इति, तो यहां पर हमारी जस्त संधि लग गई है। कौन सी? जस्त संधि। ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। दा हो गया। तीसरे अक्षर में ता था दा, तीसरे अक्षर में परिवर्तन हुआ, ई इसमें जुड़ जाएगा, तो यहां से ई की मात्रा लग जाएगी, दिति जुड़ जाएगा, आसी दिति, ये लिखा हुआ है। पाठे अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन पूर्व रूप संधि, पाठे प्लस अस्मिन पूर्व रूप संधि लगेगी, और पूर्व रूप संधि के आधार पर आ का हो जाएगा अवग्रह। तो देखिए क्या बनेगा? पाठे और आ जाएगा ऐसे अवग्रह के रूप में अस्मिन। ये अवग्रह क्या है? अवग्रह संस्कृत में इसको कहेंगे खंडाकार आ। ठीक, कैसे? चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो न विधीयते। ठीक, ये आ तो रहता है लेकिन इसका उच्चारण पूरा नहीं होता है। इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? केवल पाठेस्मिन, ये समझ में ये आना चाहिए कि आ है, लेकिन सामने वाले को सुनाई नहीं दे, उच्चारण बाहर नहीं निकलना चाहिए आ का, तब तो आप इसका उच्चारण सही कर रहे हैं, अन्यथा आपका उच्चारण गलत है। ठीक, तो पाठे अस्मिन। फिर इन्होंने क्या किया है? संक्षेपेण, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, संक्षेप के द्वारा। संक्षेपेण, जैसे रामेण वैसे ही आएगा संक्षेपेण। तृतीय का एक वचन लगा हुआ है, रामेण फलेन कमलेन, वैसे ही बनेगा संक्षेपेण। फिर आदर्श रूपस्य, रामस्य रूपस्य फलस्य, वैसे ही षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा आदर्श रूपस्य। पर्यावरणस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। पर्यावरणस्य निरूपणम, निरूपित किया, वर्तते माने किया गया है। ठीक, यहां पर वर्णन किया गया है। आगे देखें, अब इसका अनुवाद देख लीजिए आप। आज के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो गई है, तब पर्यावरण की चर्चा हो रही है। कैसे प्रदूषण दूर हो, प्रकृति संतुलित हो, पशु पक्षी अपने अपने स्वरूप में स्थित हो, मनुष्य शुद्ध जल और वायु पाए तथा जीवन कल्याणमय हो, यह प्रश्न बार बार सबको आंदोलित कर रहा है। संस्कृत साहित्य में यह अवस्था नहीं थी। इस पाठ में संक्षिप्त में पर्यावरण के आदर्श रूप का निरूपण किया गया है। कहानी आपको दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि इसी कहानी को अभी मैं आपको एक एक सारे शब्दों पर चर्चा करके आया हूं। ठीक, ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी है जो आपको इसमें अर्थ के द्वारा आपको बताया जाता है कि आप इसका अर्थ देख लीजिए। ठीक, लेकिन आपका समझना, आपकी कहानी जो मैं आपको समझाता हूं एक एक शब्द पर, अगर वो कहानी आपके दिमाग में बैठ गई तो समझ लेना वहीं आपका खेल हो गया और वहीं आप सारी चीजें समझ लेंगे। अब इसमें देखिए, पहले ही श्लोक से यहां पर बात कर रहे हैं, पहले ही श्लोक से यहां बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम, पर्यावरण संज्ञकम। भूमिर्जलम नभो वायु अंतरिक्ष पशुस्तृणम साम्यम स्वास्थ्यत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम, पर्यावरण संज्ञकम। कितनी अच्छी बात कह दी उन्होंने यहां पर कि भूमिर जलम नभा वायु, भूमि जलम नभा वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम। अब देखना, साम्य स्वस्थ त्वमेतेषां पर्यावरणम संज्ञकम। पर्यावरण की संज्ञा क्या है? पर्यावरण किसे किसे कहा गया है? पर्यावरण कहां से निर्माण होता है? वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। पर्यावरण की संज्ञा यहां पर बता दी गई है। संज्ञा का मतलब नाउन, पहचान। पर्यावरण की पहचान क्या है? लोग कहते हैं पर्यावरण है क्या, हम पर्यावरण किसे माने?
पर्यावरण को कैसे हम जान सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भूमिर्जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम अंतरिक्षम पशुस्तृणम। भूमि, जल, नभ, नभ का मतलब आकाश, नभ का मतलब आकाश, भूमि जल नभ आकाश, वायु अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और बोले पशुस्तृणम, पशु, तिनका, सब कुछ। और क्या है? शाम स्वस्थ तमे शाम, जब ये सब स्वस्थ रहते हैं वही पर्यावरण कहलाता। इनसे ही शाम में एकत्रित होकर के सब पर्यावरण बनता है। इन सबकी भूमिका अलग अलग है, सबका उत्तरदायित्व अलग अलग है। ये 5 उंगली है, सबका अलग अलग काम है। शरीर के अंदर बहुत सारे अंग दिए हुए हैं। आंखों का काम अलग है, कानों का काम अलग है, मुख का काम अलग है, जिह्वा का काम अलग है, कंठ का काम अलग है, पृष्ठ का काम अलग है, उदर का काम अलग है, और पाद पैरों का काम अलग है। सबका काम अलग अलग है, लेकिन है सब क्या? एक ही शरीर में। सबका काम अलग है। ये भी सब कुछ चित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह बना शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के ये हमारा शरीर बनता है। हम कह दें कि ये पर्यावरण थोड़ी ना है। अरे इस शरीर से ही तो पर्यावरण होता। मानव अगर सोच ले कि पर्यावरण को संतुलित रखना है तो ये मान के चलिए कि हमारा पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। मानव ही तो विचार नहीं कर रहा, मानव ही तो सोच नहीं रहा है कि पर्यावरण कैसे संतुलित किया जाए। अभी बात करते हैं मानव अपने लाभ के लिए क्या क्या करता है। अपना विकास कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। अपने को पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो फैक्ट्रियां लगा रहा है। फैक्ट्रियों से विकास तो हो रहा है, रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन उससे निकले हुए अपमार्जिक जो तत्व है, उससे जो निकला हुआ अनिष्टकारी तत्व है, उससे निकले वाला जो धूम्र प्रदूषण धुआं है, वो कहां जा रहा है? उसको सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा? अगर वहां से कीट पतंग कुछ ऐसा अपमार्जिक जल, उससे कीट आदि निकल रहा है तो उसको कहां? नदियों में विसर्जित किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। और अगर उससे धूम्र आदि चिमनियों से निकल रहा है तो वो सब नभ आकाश में जा रहा है। बड़ी बड़ी चिमनियों को बना के रखा है कि हाँ नीचे प्रदूषण नहीं होना चाहिए, आकाश में प्रदूषण होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते कि आकाश मार्ग से ही तो वायु हमारे तक आती है। क्यों नहीं होगा वायु प्रदूषण? अगर फैक्ट्रियों से निकले हुए विषैली गैसें और दुनिया भर की चीजें अगर हम जल में, नदियों में विसर्जित करते हैं तो क्यों नहीं होगा जल प्रदूषण? यही है जल प्रदूषण। मानव अपने स्वार्थ के लिए वायु और कोई प्रदूषण को नहीं देख रहा है, कोई पर्यावरण को नहीं देख रहा है। जब विपत्तियां आती हैं सबको इस विपत्तियों से गुजरना पड़ता है, और जब ये विपत्तियां आती हैं तब मानव उस चीज को समझ करके और क्षतिग्रस्त हो जाता है और डूब जाता है। तब उसको समझ में आता है कि वास्तविकता में पर्यावरण को हमें संतुलित रखना जरूरी था, लेकिन मानव समझ नहीं रहा है। वही यहां पर बताया है कि भूमिर्जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। यही पर्यावरण की संज्ञा, यही पर्यावरण है। अब यहां पर देख लें भूमिर्जलम, यहां पर विसर्ग संधि लग गई है। क्या लिखा है? यहां विसर्ग संधि हो गई है, भूमि प्लस जलम। विसर्ग के स्थान पर रा कर दिया गया है, विसर्ग के स्थान पर रा किया और ये रा आ गया है। अब ये रा हलंत है तो इसको रा को हमने कहां कर दिया है? जा के ऊपर ऊर्ध्व गमन कर दिया है और भूमिर्जलम बन गया। क्या बन गया है? भूमिर्जलम। ये बन गया, भूमिर्जलम बन गया। विसर्ग संधि है और नभो, यहां पर नभो नहीं है, नभा है। क्या है? नभा। लेकिन ओ क्यों हो गया? पीछे वा लगा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? ओ हो गया और लिखा है नभो। फिर इसके बाद वायु अंतरिक्ष, वायु अंतरिक्षम, तो वायु, वायु में भी विसर्ग लगा है, ये थोड़ी ना बच के जाएगा। और अंतरिक्षम, 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 ये अंतरिक्ष हो गया। फिर यहां पर वायु विसर्ग के स्थान पर रा हो गया।
रा हो गया। अब रा का ये आ आएगा तो रा को कर देगा पूरा, और ये बिंदु है तो बिंदु चला जाएगा, ना में परिवर्तन कर लेगा और ता बचेगा और रिक्ष बचेगा। बन गया अंतरिक्षम, वायु और अंतरिक्षम। तो विसर्ग यहां पर विसर्ग संधि, पशु तृणम, पशु, पशु प्लस तृणम, पशु प्लस तृणम, पशु तृणम, विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, शा हो गया। विसर्ग के स्थान पर शा हो गया। साम्यम स्वस्थ तमे तम एते शाम पर्यावरण संज्ञकम, यही हमारे पर्यावरण की क्या है, बोले संज्ञा। आगे देखें अन्वय, भूमि जलम नभा वायु अंतरिक्षम पशु तृणम चा एतेषाम साम्य स्वस्थम संज्ञा। देखिए संज्ञकम पर्यावरण, यही अगर ये सब स्वस्थ रहते हैं और यही सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो ये पर्यावरण की संज्ञा होती है। अर्थ देखिए जरा इसका, अर्थ में उन्होंने क्या बताया है कि मिट्टी, भूमि के लिए क्या कहा गया है, पृथ्वी या मिट्टी, मिट्टी जल आकाश वायु अंतरिक्ष पशु पास, इन सब की साम्यता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से पुकारा जाता है। अगर ये शुद्ध रहेंगे पवित्र रहेंगे तो ये मान के चलो कि पर्यावरण कभी प्रदूषित नहीं होगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसे, मिट्टी क्या है, भूमि, भूमि क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी अगर पवित्र रहेगी तो अन्न जल आदि सब कुछ पवित्र होगा। लेकिन ना, कैसे मिट्टी पवित्र रहेगी, पहले, इससे पहले अगर प्राचीन काल में चलते हैं, प्राचीन क्या आज से 10-15 साल पहले की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, मैंने देखा है कि भूमि में कभी भी कोई भी ऐसे कीटनाशक यंत्र दवाएं नहीं डाली जाती थी जिससे कि किसी पशु पक्षियों को क्या हो, नुकसान हो। पहले डाला जाता था गोबर का खाद, जो देसी खाद होता था वही खेतों में डाला जाता था। उससे उगने वाली घास फूस जो भी हमारी फसलें होती थी स्वच्छ और बहुत ही अच्छी होती थी, जो स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए लाभप्रद होती थी। आज हम इतनी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके हम सब्जी फल आदि जितने भी उगाते हैं, जितनी भी हमारी क्या है अन्न जल खाने वाली वस्तुएं खाद्य पदार्थ होते हैं उत्पन्न, सब में दवाएं होती हैं। आज मार्केट में जितनी भी दवाएं आ रही हैं ये भी कहीं ना कहीं ऐसी दवाएं आ रही हैं कि सुबह इतनी रहती हैं और शाम को इतनी रहती हैं और सुबह इतनी बड़ी हो जाती है। ये क्या है, ये कौन सी दवा है? समय से पहले ही उनको क्या बना दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है, और आज हम उसको खा रहे हैं तो हम भी समय से पहले बड़े हो रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए तो व्यक्ति बहुत जल्दी चला जाता है। अब आयु कितनी हो गई, 50-60, क्योंकि उसने आयु पूरी जी ली है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी उम्र 50 साल है, लेकिन वो आंतरिक रूप से वृद्ध हो चुका है। दबाव के कारण समय से पहले वो जवान क्या हो चुका है, उसकी आयु बढ़ चुकी है। बच्चा 5 साल का होता है लेकिन 10 साल की जैसी हरकतें करता है कि नहीं करता है? तो क्या है, समय से पहले उसके अंदर क्या है, समझदारी पैदा हो रही है। क्यों? उन दवाओं के कारण। और ये दवाएं हानिकारक है। समय से पहले जहां उसको जिसको नहीं होना चाहिए वो रोग हो रहा है। ये सब्जियां ऐसी हमारे लिए हानिकारक है। तो ये क्या है, मिट्टी दूषित हो रही है हमारी। और क्या, जल हमारी सबसे, मिट्टी जल ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जल हमारा शुद्ध है मतलब हम क्या है, स्वस्थ है। लेकिन कहां से रहेगा, स्वस्थ कहां से रहे? ठीक, इनको पुकारा जाता है। व्याख्या देखें जरा, व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पर्यावरणम पाठ से उद्धृत है। इसमें पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि प्राणियों का जीवन पर्यावरण पर ही अवलंबित है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे संतुलित एवं स्वच्छ रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार का संतुलन या दोष आने पर पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जीवों का जीवन क्या होने लगता है, संकट में पड़ने लगता है। और क्या होता है, बोले यही तो जीवन के लिए सबसे हमारी क्या है, हानिप्रद है, कष्टकारी है। और एक दिन यही अकाल पड़ता है और महामारियां आती हैं, क्या है, सब इसी का कारण है। दूसरा आ गया है, हमारा दूसरा पैराग्राफ आया है, देखें जरा इन्होंने क्या कहा है कि संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान विषयानुरी कृत प्रचलिता।
संस्कृत संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम व तत्र स्वभावतः उप स्थापितमस्ति। वैदिक काले प्रकृते रूप करणानि देव रूपाणि प्राकल्पितानि अभवन पर्जन्यो वेदे इत्यम स्तूयते। देखें जरा, संस्कृत साहित्यस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? संस्कृत साहित्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा दिया है और महती माने बहुत ऐसी महत्वपूर्ण परंपरा, संस्कृत साहित्य की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण परंपरा, संसारस्य माने संसार की सभी को, संसार के सभी को, सभी विषयों को नूरी कृता, सभी विषयान उरी कृता, विषयान सभी विषयों को उरी कृता माने समझ करके प्रचलिता माने प्रचलित किया है। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण में पर्यावरणस्य माने पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति के संरक्षण में पर्यावरण के संतुलन व तत्र स्वभावता और उसके स्वभाव पर उपस्थापितम अस्ति, स्थापित है। षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है, तत्र माने वहां, ठीक। वैदिक काले, सप्तमी का एक वचन, वैदिक काल में प्रकृतेः रूप करणानि, प्रकृति के रूपों को, क्या है? रूपों को। अब यहां प्रथमा का कर्णम, करणे करणानि, प्रथमा का बहुवचन लगा। देव रूपाणि, प्रथमा का बहुवचन, देव रूपाणी में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। प्रकल्पितानि, यहां पर भी प्रकल्पितम, प्रकल्पिते, प्रकल्पितानि, प्रथमा का बहुवचन। आभवन, आभवन लगा हुआ है, ठीक। अकुर्बन आभवन। पर्जन्यः वेदे, सप्तमी का एक वचन लगा है। इत्यम स्तूयते, इसीलिए बोले किया गया है, स्तुति कर रहे हैं कि रा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत् पर्जन्या पृथ्वीम रेत शावती। इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वीम रेत शावती। इरा विश्वस्मै, यहां विश्वस्मै लगा हुआ, अस्मै, ठीक। अहम आवाम, अहम माम मया मह्यम, ठीक, ऐसे बनता है विश्वस्मै। अस्मै बना हुआ है, भुवनाय में चतुर्थी विभक्ति, जायते जायते जायन्ते, पर्जन्या में प्रथमा, पृथ्वी में द्वितीय विभक्ति, रेत सावती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एरा विश्वस्मै भुवनाय पर्जन्या जायते यत् पर्जन्या पृथ्वी रेत सावती, ठीक। आगे देखें, उपस्थित वैदिक काल में प्रकृति के रूप देव रूपों में प्रकृति क्या है? वर्णित है। संस्कृत साहित्य की ऐसी श्रेष्ठ परंपरा रही है, संस्कृत साहित्य की ऐसी श्रेष्ठ परंपरा रही है कि संसार के सारे विषयों को स्वीकार करके आगे बढ़ा है। संसार के सभी विषयों को संस्कृत ने स्वीकार किया है और आगे बढ़ा है। प्रकृति की सुरक्षा तथा पर्यावरण के संतुलन के विषय में उसने स्वाभाविक रूप से वर्णित किया है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, प्रत्येक हमारे ऋषि मुनियों तपस्वियों ने जितने भी ग्रंथों को लिखा है, जितने विद्वानों ने ग्रंथों को लिखा है, कहीं ना कहीं प्रकृति की चर्चा की हुई है। और यहां तक कि कालिदास की बात करें तो उन्होंने तो क्या लिख दिया है? पूरा ऋतु संहार लिख दिया है, 6 ऋतुओं का वर्णन कर डाला। वो ऋतु संहार है। पर्यावरण की चर्चा किस प्रत्येक ग्रंथ में, आप मेघदूत को उठा करके देखिए कालिदास के, उसमें कितने पर्यावरण की चर्चा की है। नदियों की 13 से 14 नदियों का वर्णन किया हुआ, पर्वत पठारों का वर्णन किया है। तो ये प्रकृति नहीं तो क्या है? हमारे संस्कृत जगत में पहले से ही इसकी सुंदरता और इसकी छटा को बिखेरा गया है। वैदिक युग में प्रकृति के उपकरणों को देवता तुल्य माना जाता था। वेद में मेघ की इस प्रकार स्तुति की गई, वेद में मेघ की इस प्रकार तुलना की गई। देखें, इस अभी बताया ना जो इरा पृथ्वी विश्वस्मयी, इरा विश्वस्मयी, ठीक। तो वैदिक युग में प्रकृति के उपकरणों को देवता तुल्य माना। प्रकृति के उपकरण कौन कौन है? पर्वत, पठार, नदियां, झरने, तालाब, ये क्या है? ये प्रकृति के उपकरण हैं, इनको देवता तुल्य माना गया है। नदियों को देव माना गया, क्या देवी नहीं माना? माना है ना, गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां। पर्वतों को हिमालय देवता माना गया है। वैष्णो देवी के कामदगिरी पहाड़, कामतानाथ, अरे सब, हनुमान धारा का पहाड़, इनको भगवान माना है, देवता तुल्य माना है। और देव तुल्य माना क्या जाता है ही क्यों? क्योंकि वेद में मेघ की तुलना इस प्रकार से की गई, उनकी स्तुति इस प्रकार से की गई है। देखें, मेघ जल द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है। मेघ क्या करता है? जल के द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है तथा संसार के कल्याण के लिए धरती पर अन्न उपजते।
अच्छा, मेघ को क्या जरूरत है जल बरसाने की, बताएं जरा। अगर उसको जरूरत है तो वो तो जल ग्रहण कर ले बस, लेकिन वो बरसाता क्यों है? अगर इतना लेता है तो इतना बरसाता। यही तो है कि मेघ परोपकार के लिए जल बरसाते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, फूलते हैं। यही है परोपकार। ठीक, तो उन्होंने कहा मेघ जल के द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है। रक्षा ही तो करता है। जब पृथ्वी हमारी संतृप्त नहीं हो पाती है और पीड़ित होने लगती है तो वो क्या है, आकाश की ओर देखती है और मेघ जल को बस बरसाते हैं, तब संसार के कल्याण और पृथ्वी और क्या है, पृथ्वी फिर शीतलता को प्राप्त करती है, शीतलता को प्राप्त करती है। क्यों भाई? आसमान और पृथ्वी का मिलन जब होता, वही तो मिलन है जल के द्वारा। रोते हैं, आकाश से बूंद गिरती है तो रोना है। आप लोगों ने वो सुना होगा, कोई बादल समझता है, ठीक है ना? तो धरती की बेचैनी को कोई बादल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को तो बस बादल समझता है। तो ये क्या है? ये सब जो पृथ्वी हमारी दूषित होने लगती है तो विनम्र निवेदन करती है, मेघ से निवेदन करती है और इस पे पृथ्वी पर अन्न जल उपजते हैं जब जल वृष्टि होती है। फिर क्या भाव देखें, कवियों का भाव क्या है? भाव यह है कि जल एवं भूमि ही प्राणियों के जीवन का आधार है, इसलिए इन्हें सदा प्रदूषण रहित रखना आवश्यक है। इनके प्रदूषित रहने पर प्राणी ही नहीं, पेड़ पौधे भी दूषित हो जाएंगे, जो अति शोचनीय विषय है। सोचते तो सब है, ऐसा करने से ऐसा होता है, बस करते नहीं, करने वाले कोई नहीं है, बस सोचने वाले हैं सब लोग। वास्तविकता में पर्यावरण की स्थिति क्या है, पर्यावरण कैसे डगमगा रहा है, ये कोई नहीं जानता। पर्यावरण किस स्थिति में गुजर रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पर्यावरण को बस चाहिए सबको, चाहे उसको इच्छा तो सब है। घर पे बैठ जाएंगे, वास्तविकता में हाँ बहुत पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण के लिए कुछ करो, कुछ करो। ये देखें, आप देखें, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी जलेन रक्षति। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति। अगर पृथ्वी को जल के द्वारा रक्षित किया जाए, पृथ्वी को किसके द्वारा? जल के द्वारा रक्षित, मन रक्षति मन रक्षित, रक्षा, और तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति, तभी तो सब जगह अन्न होता है, अन्न होता है, तभी सब जगह अन्न होता है। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ताः फला वाह, और इसी से ही क्या होता है, ये सभी वनस्पतियां फल युक्त और अफल युक्त होती हैं। पुष्प बनता, फूल आते हैं और अपुष्पा बिना फूल के होती हैं। सर्वे अपिते मानवान रक्षन्तु, और सभी मानवों की क्या है? रक्षा होती है। पापानि अर्थात मलानि दूरी करतुम, पापों को अर्थात अपने मलों को, अपने अंदर के मल को क्या करते हैं? दूरी करतुम, कुर्वन्ति, दूर करते हैं। अब देखें जरा, इसमें पृथ्वी में पृथ्वी के रूप चलेंगे, पृथ्वी पृथ्वीम पृथिव्या पृथिव्यै, कैसे? जननी के समान रूप चलेंगे, नदी के समान रूप चलेंगे। नदी नदीम नद्या नद्यै, वैसे ही चलेगा। जननी जननीम जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम, हे जनन्या हे जननी, वैसे ही चलेगा। पृथ्वी पृथ्वी पृथिव्यै पृथिव्या, पृथ्वी पृथ्वीं पृथिव्या पृथिव्यै, पृथिव्याः पृथिव्याः पृथिव्यां, हे पृथ्वी। बिल्कुल सेम, एक समान चलेंगे। पृथ्वीं द्वितीय विभक्ति एक वचन, और जलेन फलेन कमलेन पुष्पेण, वैसे ही जलेन तृतीय विभक्ति एक वचन। रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, तदा तभी, तदा माने तब, सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सभी को अन्नम भवति, सभी के लिए क्या होता है? अन्न होता है, सबके लिए अन्न, अन्नम भवति, अन्न होता है। चतुर्थी का बहुवचन पद लगा, सर्वेभ्यः क्या बनेगा? सर्वाय सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। अन्नम माने अन्न, भवति माने होता है। एवमेव ए
बहुवचनांत पद, सह तौ ते, वैसे चलेगा, यह यौ ए, तो बहुवचनांत पद है, यद के रूप है, ये वनस्पतयाः, वनस्पति का रूप चलेगा हरि के समान, तो क्या बन जाएगा, हरि हरऊ, हरि हरि हरयाः, तो पति पति पतयाः, तो वनस्पतयाः। बहुवचनांत पद प्रथमा का फल युक्ता अफला, और फल फलयुक्त और अफल युक्त, पुष्पवंताः पुष्पाः अपुष्पा, व सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि, तो सर्वेपि पूर्व रूप संधि, कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। सूत्र कौन सा होगा, एंगः पदान्तः दति, एंगः पदान्तात् दति, एंगः पदान्तात् दति, सर्वेपि, और अवग्रह चिन्ह हो जाएगा इसमें, सर्वेपि, सर्वेपि बन जाएगा। तो अवग्रह क्यों हो जाएगा, क्यों, उसने ये कहा है कि प्रथम पद में अगर ए या ओ हो, एंगः पदान्तात् दति सूत्र कहता है, पहले पद में ए या ओ, वह में ए की मात्रा लगी है ना, ये तो ये ए हो गया है। ए अगर पहले पद में हो या ओ हो, और पीछे अगर छोटा हमारा ह्रस्व आकार आता है, तो अवग्रह के रूप में अर्थात खंडाकार आ के रूप में हमारा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मानवान, यहां सा तौ ते, ये भी हमारा बहुवचनांत पद लगा है, और मानवान द्वितीय, द्वितीय विभक्ति लगा है, मानव मानवान, रक्षन्तु, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, पापानि पापम पापे पापानि, अर्थात मलानि, प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, दूरी कुर्वन्तु, यह फल, यहां देखें, दूरी कर तुम। अब उन्होंने क्या कहा, या फलनी या अफला पुष्प, या फलनी या अफला अपुष्पा, याश्च पुष्पणे बृहस्पति प्रसूस्तान तानो मुंचन्त गुंघासा। ठीक, वैसे तो ये देखिए, आपको बताऊं कि ये फल का हमारा ऋतु फल का क्या है, मंत्र है, मंत्र है। कैसे, या फलनिर्या अफला पुष्पा याश्च पुष्पणी प्रसूस्तानो मुंचन्त गुंघासा, ये ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। इसमें अगर लिखा है तो इसमें पढ़ेंगे, या फलनी या फला पुष्प याश्च पुष्पणे बृहस्पतिर प्रसूस्ता नो मुंचन्तुम हसा। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से, ठीक, लेकिन वास्तविकता में इसको पढ़ेंगे, या फलनिर्या अफला पुष्पा याश्च पुष्पणी प्रसूस्तास्तानो मुंचन्त गुंग हसा, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अन्वय। अन्वय देखें, अब इसी श्लोक का अन्वय देखिए, जो ऊपर मंत्र है ना, उसी का श्लोक का अन्वय, या औषधया, या औषधया, या माने औषधि, औषधि फलनी व अफला औषधया, अर्थात जो फलयुक्त औषधि है और जो अफल युक्त औषधि है, अपुष्पा व पुष्पणी बृहस्पति प्रसूता या औषधया ता न अहंस मुंचत। ठीक, अर्थात जो औषधि के रूप में, फल के रूप में, वनस्पतियों के रूप में जो विद्यमान है, वही तो बोले देखो, मेघ से, मेघ जल से पृथ्वी की रक्षा करता है, मेघ जल से पृथ्वी की रक्षा करता है, और तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। इसी प्रकार ही ये वनस्पतियां फलों से युक्त हैं, जिनमें फल नहीं है वे भी फल से युक्त हो जाती हैं, और जो फूलों से लदे हुए हैं या जिनमें फूल नहीं खिले हैं, खिलते हैं, उनमें भी फूल खिले हैं, वे सारे मानवों की रक्षा करें, अर्थात तथा उनके दोषों को दूर करें, दोषों को दूर करें। जो फलों से परिपूर्ण है अथवा जो फलों एवं पुष्पों से रहित है और जो फूलों से परिपूर्ण है, बृहस्पति द्वारा विकसित वे फल फूल हमें पापों से रक्षा करें अथवा मुक्त करें, वो हमें सात पापों से मुक्त करें, अर्थात हमें क्या कर दें, एकदम पवित्र कर दें। ये पर्यावरण, पर्यावरण हमेशा अपने प्राणियों की, अपने जीवों की रक्षा करने के लिए ही होता है।
भाव देखें, भाव यह है कि पेड़ पौधे फल फूलों से लदे रहें, जिसमें फल नहीं है वे भी फलों से परिपूर्ण हो जाएं, जिनमें फूल नहीं है वे भी फूलों से लद जाएं अथवा अपने सौरभ से वातावरण को सुगंधमय बना दें। गुरु बृहस्पति द्वारा विकसित ये फल फूल पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें तथा हमें पापों से अर्थात विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त रखें। तात्पर्य यह है कि स्वच्छ पर्यावरण में ही पेड़ पौधों से स्वादिष्ट फल और सुगंधित फूल उग सकेंगे। अतएव हमें पर्यावरण को सदा प्रदूषण रहित रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण हमारे लिए हमारे जीवन की अमूल्यभूत संपदा है। पर्यावरण को हमें हमेशा पवित्र और स्वच्छ रहना है। चौथे नंबर का पैराग्राफ कहता है कि अत्र औषधयो हो देव्या स्तुयन्ते, इसीलिए औषधियों में देवताओं की स्तुति की गई है। अत्र माने यहां, औषधया माने औषधियां, दैव्य माने देवता, स्तुयन्ते माने क्या है, गुणगान करते हैं। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णम आवश्यकम विद्यते कथ्यते यत ऋतु सागरा नदी सूर्योदया संध्या चंद्रोदया सरोवरा उद्यानम वन इत्यादि नाम उपपादनानि आवश्यकम वर्ण्यानि भवन्ति महाकाव्ये वाल्मीकि सरोवर सृष्टाम पंपाम वर्ण्यति। देखें, उन्होंने संस्कृत काव्येषु सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। संस्कृत काव्यों में प्रकृति वर्णम, प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से वर्णित है। संस्कृत काव्य उठा करके देख लीजिए, कोई भी एक से एक काव्य पढ़े हैं संस्कृत के, उनको उठा करके देखिए, वहां प्रकृति का सौंदर्य वर्णन होगा, पर्यावरण का वर्णन होगा, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, नदियां, पठारों, पर्वत पठारों आदियों का वर्णन उसमें मिलता ही रहेगा। आप रघुवंश महाकाव्यम को उठा करके देखिए तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा नंदिनी कामधेनु गाय को लेकर के भी जंगल में रहते हैं, वहां भी पर्यावरण का ही क्या है, वर्णन है। ठीक, आप कालिदास की मेघदूत को उठा करके देखिए, कालिदास की आप ऋतु संहार को उठा करके देखिए, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को उठा करके देखिए, तो वहां पर तो देखिए शकुंतला वृक्षों को, जलों को पानी देने से पहले जब तक उनको पानी नहीं दे देती तब तक स्वयं पानी ग्रहण नहीं करती। ये प्रकृति का प्रेम दर्शाया है, ये प्रकृति से लगाव दर्शाया है। हर संस्कृत ग्रंथों में आप देख करके देखिए तो कहां ना कहां हमारे प्रकृति का वर्णन, कहीं ना कहीं वर्णन आपको मिलेगा। तो वही यहां पर कहा कि संस्कृत काव्यों में प्रकृति वर्णन आवश्यकम रूपम विद्यते, अवश्य रूप से आपको विद्यमान मिलेगा। कथ्यते, जैसे बोले कहा गया है, जैसे ऋतु सागर नदियां, सूर्योदय चंद्रोदय चंद्रमा, सरोवर उद्यान वनम इत्यादि नाम उपपादना, मतलब इन सब का वर्णन मिलेगा आपको। ऋतुओं का वर्णन मिलेगा, सागरों का वर्णन मिलेगा, नदियों का वर्णन मिलेगा, सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उद्यान बगीचा वन आदि का वर्णन सब कुछ मिलेगा। इत्यादि आदि नाम उपपादनानि, सबका विद्यते विद्यते विद्यन्ते, आप कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रख लेना। कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, ये भी हमारी क्या है, कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। अब देखें यहां पर इत्यादि इति धन आदि नाम, तो यहां यण संधि हो गई है। उप आददानी, ये भी हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। आवश्यकम वर्णीयानि, प्रथमा का बहुवचन भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी है। महाकाव्य में सप्तमी का एक वचन। महाकाव्य में वाल्मीकि ने सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति, अर्थात रामायण महाकाव्य में, वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में सरोवर श्रेष्ठाम, तालाबों में श्रेष्ठ पंपा सरोवर का वर्णन किया। ये फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि संस्कृत काव्यों में कुछ नहीं तो वाल्मीकि के महाकाव्य को उठा करके देखिए तो उसमें सरोवर, तालाब का वर्णन, श्रेष्ठ सरोवर पंपा वर्णयति, श्रेष्ठ पंपा सरोवर का वर्णन किया गया है। अब कैसे वर्णन किया गया है, बोले नाना द्रुमलता कीर्णाम शीतवारि निधिम शुभाम पद्म सौगंधिकैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलैः। क्या वर्णन किया है कि नाना द्रुमलता कीर्णाम शीतवारि निधिम शुभाम पद्म सौगंधिकैस्ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलैः, शुक्लाम कुमुद मंडलैः, शुक्लाम कुमुद मंडलैः। नाना द्रुमलता कीर्ण, अनेक प्रकार की
द्रुम वृक्षों की लताएं, पेड़ों की लताएं, अनेक प्रकार की लताएं, कीर्णा शीत वारी निधि शुभाम, और शीतकाल में वारी माने पानी और निधि माने समुद्र, समुद्र में वार निधि शुभाम शोभायमान हो रही हैं। और पद्म सौगंधिक ताम्राम, पद्म कमल, कमल की सुगंधित ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलई, और कुमुद के सफेद फूल उनका एक गुंज गुच्छा मंडलई एक साथ शोभायमान हो रहा है। तो ये क्या है? सागर, समुद्रों का, सबका, कमलों का, पुष्पों का, कुमुद का, सबका वर्णन बोले कहां मिलेगा? बोले संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में आपको सबका वर्णन मिलेगा। नाना द्रुम लता कीर्णाम, चतुर्थी का बहुवचन लगा हुआ है। शीतवारी निधिम में द्वितीय विभक्ति लगी है, शुभाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और पद्म सौगंध कई तो तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। कमलों की सुगंधि के द्वारा ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलई में तृतीया का बहुवचन लगा, मंडलों के द्वारा। अब देखें अन्वय, देखें, नाना द्रुमलता आकीर्णा सरोवरस्य शुभाम ताम्रम शुक्लाम शीतवार निधिम पद्म सौगंधिकैः कुमुद मंडलैः युक्तम अस्ति। तालाब समुद्र क्या है? कमलों की सुगंध और कुमुद मंडलों के द्वारा युक्त है, शोभायमान हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। ये वर्णन यहां पर किया गया, प्रकृति का वर्णन, अर्थात यहां देवता द्वारा औषधियों, यहां देवों के द्वारा औषधियों का गुणगान किया जाता है। संस्कृत काव्यों में प्रकृति वर्णन लिखित रूप में विद्यमान है। आप किसी भी काव्य को उठाओ, सब जगह प्रमाण मिलेगा आपको, प्रमाणित होगा। और कहा जाता है कि ऋतु में सागर, नदी, सूर्योदय, चंद्रमा, चंद्रोदय, संध्या, सरोवर, बगीचा, फुलवारी तथा वन आदि उपादानों का महाकाव्यों में निश्चित रूप से वर्णन होता है। महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर के सौंदर्य का भी इस प्रकार वर्णन किया। पंपा सरोवर में आप देख करके देखे गए हैं, महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर की सुंदरता तथा विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है कि पंपा सरोवर पौधों तथा लताओं से परिपूर्ण है। पंपा सरोवर पौधों तथा लताओं से परिपूर्ण है, उसका जल शीतल तथा स्वच्छ है, जिसमें खिले हुए कमल के फूलों की सुगंध से वातावरण सुगंधमय है तथा उलझे रंग खिले कुमुदनी फूलों से अति रमणीय प्रतीत हो रहा है। कुमुद के फूलों से भी प्रतीत हो रहा है, और कमलों की पद्म पुष्पैः मतलब कमल के पुष्पों की सुगंध से प्रतीतमान हो रहा है। ऐसा पंपा सरोवर, ये पंपापुर सरोवर का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं अपने, उन्होंने पंपा सरोवर, श्रेष्ठ सरोवर का वर्णन किया। भाव देखें जरा, भाव में क्या है? यहां पंपा सरोवर के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति अपना स्वाभाविक सौंदर्य तभी बिखेर सकती है जब पर्यावरण शुद्ध अर्थात प्रदूषण रहित हो, क्योंकि प्रदूषण के कारण प्रकृति का स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाता है, जिस कारण फल स्वादहीन, फूल गंधहीन तथा जल रोग कारक हो जाते हैं। हमें पर्यावरण को सदा स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण के अनुसार ही कार्य करती है। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, प्रकृति स्वस्थ रहेगी, और प्रकृति स्वस्थ रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, सब्जियां, फल फूल आदि जितने भी सब कुछ मिलेगा, सब पवित्र और स्वच्छ मिलेगा। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, आपका भी हमारा भी। एक एक वृक्ष लगाना है, यही संकल्प हमने ठाना है। ध्यान रखना, बरसात के मौसम में तो कई वृक्षों को लगाना है, लेकिन हम जहां भी जाएं हमको एक लगाना है और सामने वाले को भी कहना है कि आप भी एक वृक्ष लगाएं। यही संकल्प लेकर के पर्यावरण को हम क्या करेंगे? स्वच्छ और पवित्र बनाएंगे। अब ये मत सोचो कि मैं क्यों करूं, अकेले मेरे लगाने से थोड़ी कुछ होगा, ऐसा सब सोचने लगेंगे तो कोई नहीं लगाएगा। ध्यान रख लेना, सब यही सोचे कि मुझे एक लगाना है, कोई लगाए या ना लगाए, मुझे एक लगाना है, कोई लगाए या ना लगाए। सब अगर यही सोचने लगेंगे तो वृक्षों की कमी नहीं होगी। पर्यावरण क्या होगा यह आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम मन में ठान लें कि हमें कचरे को नहीं फेंकना है जल में, कहीं जल को दूषित नहीं करना है, अपने आसपास गंदगी को नहीं रखना है। सामने वाला सोच ले कि हमें नहीं करना है, सब अपने अपने पर डिपेंड हो जाए। किसी को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, उसने कचरा डाला, डालने दो, आप मत डालो। जब आप 2 बार नहीं डालोगे, तीसरी बार वो डालेगा, अपने आप उसको शर्म आएगी और फिर वो क्या करेगा? उसको उठाएगा। नहीं, उसके लिए
जहां व्यवस्थित और सुनिश्चित जगह बनाई गई है वहां आपको डालें। ध्यान रखना इस बात का। प्रकृति में थोड़ा सा सहयोग तो कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं। अपने आसपास की गंदगी नहीं फैलाना है। अपने आसपास वृक्षों का हमें रोपण करना है और एक वृक्षारोपण कई लोगों की जिंदगी को बचा सकता है। ध्यान रखें। 5वें नंबर का हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना की गई है। कल्पना से स्वस्थ पर्यावरण की कल्पनाया स्वाभाविक रूपेण प्रवहंतीनाम नदीनाम वर्णनम बाहुल्यम लभ्यते जल प्लावनस्य वर्णनम तु विरलमेव सूर्यतापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः बाणभट्टेन वर्णितः साचा स्वाभाविकः वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कवीनामास्थां दृश्यते। ग्रीष्म तपेन संतप्तस्य रक्षामृतः वृक्षाः कुर्वन्ति इति प्रकृतिवरदानम्। ध्यान रखना। आगे देखें। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना की गई है। स्वाभाविक रूप के द्वारा बहने वाली नदीनां माने नदियों का वर्णन बाहुल्य रूप के द्वारा, बहुलता के द्वारा लभ्यते माने प्राप्त होता है। जल प्लावनस्य वर्णनम तु विरलमेव, और जल के प्लावन का वर्णन तो बहुत विरलता में मिलता है। सूर्य तापिता, सूर्य की गर्मी, ज्येष्ठ मासस्य, जेठ के महीने का मध्याह्नम बाणभट्ट के द्वारा, के मध्याह्न में बाणभट्ट के द्वारा वर्णित है। सुज्येष्ठ माह की सूर्य की तपती गर्मी का वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया। साचा स्वाभाविक, यह स्वाभाविक है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण, स्वभाव रूप के द्वारा प्रवर्तमानानाम ऋतूनाम वर्णनेन, अर्थात ऋतुओं का वर्णन के द्वारा पर्यावरण प्रति कवीनाम आस्थाम दृश्यते, और प्रति कवियों की आस्था दिखाई पड़ती है। ग्रीष्म तपेन संतप्तस्य रक्षाम वृक्षाः कुर्वन्ति इति प्रकृतिवरदानम्। संतप्तस्य, संतप्त करने की रक्षा वृक्षा, और कुर्वन्ति इति प्रकृतिवरदानम्, प्रकृति का वरदान है। ठीक, आगे देखें। इसमें सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, इसमें षष्ठी का एक वचन। कल्पनायाः में कल्पना, कल्पनायाः, कल्पना, कल्पनाम, कल्पनायाः तृतीया का एक वचन। स्वाभाविक रूपेण तृतीया का एक वचन। प्रभंतीनाम षष्ठी का बहुवचन। नदीनाम में षष्ठी का बहुवचन। बाहुल्येन में तृतीया का एक वचन। लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते आत्मनेपद की क्रिया है। जल प्लावनस्य में षष्ठी का एक वचन। और विरलमेव सूर्य तापिता में प्रथमा का है। ज्येष्ठ मासस्य में षष्ठी विभक्ति। मध्याह्न में प्रथमा। बाणभट्टेन में तृतीय विभक्ति लगी। साचा स्वाभाविकः वस्तुतः, स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप के द्वारा या स्वाभाविक रूप से तृतीया का एक वचन। प्रवर्तमानानाम षष्ठी का एक वचन बहुवचन। ऋतुनाम में षष्ठी का बहुवचन। वर्णन में तृतीया का एक वचन। प्रति कवीनाम आस्था, कवीनाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी का बहुवचन। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ति कर्मवाची की क्रिया। ग्रीष्म तापेन, ग्रीष्म तपेन, आतपते, आतपेन। ठीक, तृतीया का एक वचन। संतप्तस्य में षष्ठी का एक वचन। रक्षाम में द्वितीय विभक्ति। वृक्षा में प्रथमा का बहुवचन। कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो ये बहुवचन लगा हुआ है। प्रकृति वरदानम, प्रकृति का वरदान। आगे देखें। अतएव, क्या कहा उन्होंने? अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यम इति प्रतिपादितम फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणः इति कथयति नीतिकारः। अतएव बोले, और कहा भी गया है कि मार्गों में वृक्षारोपण पुण्यम इति, मार्गों में वृक्षों का रोपण करना पुण्य है, पुण्य का काम है। इति प्रतिपादितम, ऐसा कहा गया है, प्रतिपादित किया गया। फलवंताः वृक्षास्तु, क्योंकि फलवंत जो फलकारी वृक्ष होते हैं परोपकारिणः इति कथयति नीतिकारः, जो वृक्ष फलते हैं वह परोपकार के लिए फलते हैं, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न वारिणि पिबन्ति नद्या। नीतिकार कहते हैं कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न वारिणि पिबन्ति नद्या।
पिबन्ति नद्या स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाती हैं फलानि माने फलों को, वृक्षा माने वृक्ष, स्वयं नहीं खाते हैं वृक्ष अपने फलों को, और स्वयं न वारिणी पिबन्ति नद्या, स्वयं नहीं पीती हैं नदियां अपने जल को। ये परोपकार के लिए ही फलती हैं और फलते फूलते हैं, बहती हैं, ये सब परोपकार के लिए है। देखिए खादति खादता खादंती बहुवचनांत पद लगा। फलानि फलम फले फलानि प्रथमा का बहुवचन। वृक्षाः 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 वृक्षौ वृक्षाः। वारिणी पिबन्ति नद्याः नदियां प्रथमा का बहुवचन। वृक्षाः स्वयं फलानि स्वयं न खादन्ति च नद्या स्वयं वारिणी स्वयं न पिबन्ति। ये नीतिकारों ने कहा है। अर्थार्थ देखेंगे, अर्थ को देखें संस्कृत ग्रंथों में स्वस्थ पर्यावरण तथा स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियों का वर्णन पर्याप्त रूप में मिलते हैं, परंतु बाढ़ का वर्णन तो बहुत कम ही है। बाण भट्ट ने जेठ मास के दोपहर का प्रचंड गर्मी का वर्णन किया है कि जो अति स्वाभाविक है। वास्तव में विद्यमान ऋतुओं के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था का पता चलता है। वृक्ष प्रचंड धूप से व्याकुल जीवों की रक्षा करते हैं, वे प्रकृति के लिए वरदान स्वरूप होते हैं, इसीलिए सड़क या रास्ते के किनारे पेड़ लगाने से पुण्य होता है। सूर्य की तपती धूप से वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। नीतिकार का कहना है कि फल वाले पेड़ मकान उपकारी होते हैं। फल वाले जो पेड़ या मकान होते हैं, जैसे कहीं पर फल लगे हुए हैं और उस वृक्ष में और मकान बने हुए हैं रोड के किनारे, ये क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं, उपकारी होते हैं। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, और नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। तात्पर्य कि वृक्ष दूसरों को छाया एवं फल से उपकार करते हैं, उसी प्रकार नदियां अपने जल से तृषित प्राणियों की प्यास बुझाती। और भाव यह है कि प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं कि परोपकारी जन दूसरों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं तथा नदियां देखने के लिए बहती हैं, दूसरों के लिए बहती हैं, उसी प्रकार हर मानव को वृक्ष एवं नदियों की भांति दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर होना चाहिए, तभी देह धारण करना उनका सफल है। मनुष्य का कर्म हो जाए परोपकार करना। मनुष्य अगर परोपकार करना लगे तो समझ लेना कि उसका जीवन क्या हो गया है? कल्याणकारी हो गया। अब देखें 6वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है? नरः कन्याश्च वृक्षान् प्रति ममता शीलः अस्ति शकुंतले नाटके वर्ण्यते शकुंतला वृक्षान् जलेन तर्पयित्वै स्वयं जलम पिबति पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम युष्मा स्वपीते सूया। देखें यहां पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले शायद बताया भी था, वही ये वर्णन यहां पर क्या किया गया है कि नरा कन्याश्च, नरों में प्राणियों में, कन्याश्च और कन्या, नर और कन्या, वृक्षान माने वृक्षों को प्रति ममताशीला होते हैं। पुरुष और कन्या ये क्या होते हैं? ये सब वृक्षों के प्रति क्या होते हैं? ममताशील होते हैं। इति शकुंतले, बोले ये शकुंतले माने शकुंतला नाटक में, शकुंतले नाटके वर्ण्यति, ये शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में। शकुंतला वृक्षान जलेन, शकुंतला वृक्ष के जलेन माने जल से, वृक्षों को जल के द्वारा, तर्पयित्वम माने सिंचन करने के बाद स्वयं जलम पिबति, और स्वयं जल पीती थी। शकुंतले में सप्तमी कहे हुए, नाटके में सप्तमी, वर्ण्यते वर्ण्येते वर्ण्यन्ते लगा हुआ। वृक्षान में द्वितीय विभक्ति, कन्याश्च में यहाँ विसर्ग संधि हो गई है, ठीक। कन्या में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और वृक्षान में द्वितीय विभक्ति, जलेन में तृतीया कहे हुए, तर्पयित्वैव वृद्धि संधि लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है? पिबति पिबतः पिबन्ति। क्यों? बोले उन्होंने कहा कि शकुंतले नाटक में वर्णन किया गया है कि शकुंतला वृक्षों को जल के द्वारा सिंचन करने के बाद ही स्वयं जल को पीती थी। पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम युष्मा सुपीते सूया, और जल को ग्रहण करती थी, पहले उनको जल युष्मा सुपीते सुआ, उनको जल दे देती थी, फिर स्वयं जल पातुम, जब तक जल नहीं पीते थी जब तक क्या है?
उसको जल ना दे दे। युष्मासु आपीतेषु या प्रथमम जलम पातुम न व्यवसति। देखें युष्मासु, ये हमारा युष्मत का रूप लगा हुआ है युष्मासु, तो ये सप्तमी का बहुवचन, आपीतेषु सप्तमी का बहुवचन, यह प्रथमम जलम पातुम पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, व्यवस्यति स्यति स्यता स्यंति, तो यहां लिट लकार लगा हुआ है। देखें अर्थ देखेंगे, लोग नराह माने लोग लड़कियों और वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। शकुंतला वृक्षों को जल से तृप्त करने की अर्थात उन्हें सिंचने के बाद ही स्वयं जल पीते थी। जो उन आतृप्तों से पहले जल लेने का प्रयास करता है, अर्थात जो स्वयं प्यासा रहकर दूसरों को जल पिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह निश्चय ही महान होता है। वह स्वयं निश्चय ही महान, और शकुंतला वास्तविकता में महान थी। इसीलिए तो आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम को याद कर रहे हैं। 7वें नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखें जरा। किम न भट्टी शरत काले जलाशयो कमलानाम तदवर्तिनाम भ्रमणानाम च वर्णनम करोति। किम माने क्या, और क्या शकुंतला में वर्णन हुआ। बोले और क्या, बोले शरद काले, शीतकाल में, ठंडियों के समय में, जलाशयसु माने तालाबों में, कमला नाम माने कमलों का, तदवर्ती नाम भ्रमणा नाम, और कमलों के ऊपर वर्तियों में भ्रमणा नाम माने भ्रमण करते हैं, और भ्रमर माने भौरे करते हैं, उसका वर्णन भी यहां पर किया गया है। कैसे, नाता जलम यन्ना यन्ना सुचारु पंकजम ना पंकजम तदो यदलीना सटोपदम। क्या उन्होंने कहा है कि ना तद जलम यन्नम सुचारु पंकजम, और ना पंकजम तद यद लीना सटपदम। अब बोले ना तत् जलम, बोले वह जल, यत ना सुचारु पंकजम, बोले वह जल किसी काम का नहीं है जहां पर सुचारू रूप से पंकजम माने कमल के पुष्प ना हो, और वह कमल के पुष्प भी बोले ना पंकजम तद यद लीना सटपदम, बोले वह कमल का पुष्प भी किसी काम का नहीं जब उसमें सटपदम माने भौरे ना हो। ध्यान रख लेना, यहां पर कितनी सुंदर बात की है भट्टी ने। देखिए भट्टी जी ने वर्णन किया कि नाता जलम यन्नम सुचारु पंकजम ना पंकजम यद ना पंकजम तदो यदलीना सटपदम। बोले कि अगर वह जल किसी काम का नहीं है जहां पर सुगंधित कमलों के क्या हो, कमल के पुष्प ना हो, और वह कमल का पुष्प किसी काम का नहीं अगर उसके ऊपर भौरों का भ्रमण नहीं है, अर्थात वहां सट पद नहीं है, भौरा गुंजायमान नहीं कर रहा है, तो उन कमलों का भी किसी काम का मतलब नहीं। ध्यान रखना, ठीक। आगे देखें, तत् जलम, तज्जलम, तत्व प्लस जलम, तज्जलम। यहां पर क्या हो गया है, पहले हो जाएगा ता से क्या होता था, दा में परिवर्तन होगा, फिर चजो कु घृण्यतु से क्या हो जाएगा, यहां पर चा छा जा हो जाएगा, जा हो जाएगा, ठीक। और तत् जलम, तत् धन जलम, उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ठीक। पंकजम, पंकज माने कमल, षटपदम माने भौरा, सुचारू रूप माने सुचारू रूप से। देखें, तत् जलम जलम ना, तत् जलम जलम ना यत सुचारू पंकजम ना, और तत् पंकजम पंकजम ना यत षटपदम अलीना ना, अलीना ना, अलीना ना, अलीना ना। अर्थ देखेंगे जरा, और क्या, बोले और क्या, बाण भट्ट शरत काल में, बाण भट्ट जी ने शरत काल में जलाशयों में खिले हुए कमलों का तथा उनके आसपास मर्राते भौरों का वर्णन किया। शरत काल में, ठंडियों के समय, कि जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वह जल शोभायमान नहीं होता, और उसी प्रकार वह कमल भी शोभनीय नहीं है जिसके आसपास मर्राते हुए भौरे नहीं होते। तात्पर्य है कि जल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें खिले हुए कमल के फूल होते हैं। ठीक उसी प्रकार कमल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसके आसपास भौरे अपना गुंजार करते हैं। भाव यह है कि प्रकृति तभी कल्याणकारी होती है जब पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण की शुद्धता पर प्रकृति की शुद्धता निर्भर करती है। पर्यावरण की शुद्धता पर ही प्रकृति की शुद्धता क्या करती है,
निर्भर करती है। इसीलिए हमें पर्यावरण को क्या रखना है? शुद्ध और पवित्र रखना। 8वें नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें क्या है? वसंते तु सर्वाः प्रकृति शोभा शोभनम तरा भवती इति कालिदासा कथयति। बसंत का समय, अब देखना यहां, बसंत का समय सबसे शोभायमान होता है, ऐसा कालिदास जी ने कहा। ऐसा कालिदास जी बसंत काल का वर्णन कर रहे हैं। शोभन तरा भवती इति कालिदासा कथयति। कालिदास ने कथयति, कथयतः, कथयंती, तो ये कर्मवाचक की क्रिया, और भवति, भवता, भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। बसंते में सप्तमी विभक्ति। बसंत में तो सर्वाम, बोले सभी को प्रकृति अच्छी लगती है। बसंत काल में तो प्रकृति सबको अच्छी लगती है। कैसी? बोले शोभन तरा भवती, सबको अच्छा लगती है। कैसे? बोले द्रुमां सुपुष्पा सलिलम सपद्मम सर्वम प्रिये चारुतराम बसंते। बसंत काल में बोले कैसी रहती है प्रकृति? कैसे? तो बसंत काल में प्रकृति की सुंदरता को कालिदास वर्णित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कालिदास। अब कालिदास की देखिए, कालिदास उपमा सम्राट है भाई साहब, ध्यान रख लेना। उपमा सम्राट मूर्ख कालिदास, पत्नी के प्रताड़ित होने पर जिसने लिख डाले हैं ऐसे ग्रंथ कि आज तक के किसी ने उसकी तह तक नहीं पहुंच पाया, किसी विद्वान ने नहीं। और समझ में यह देख लेना कि कालिदास ने 3 शब्द बोले थे, कपाटम द्वारम देहि अस्चित कश्चित बाग विशेषः, अस्ति कश्चित बाग विशेषः। 3 शब्द बोले विद्वोत्तमा ने, और तीनों पर ग्रंथ और महाकाव्य लिख डाले। ध्यान रख लेना, ऐसे हैं कालिदास कि पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, और पहले ही दिन विवाह के बाद, फिर इसके बाद बोले आऊंगा तो ऐसा विद्वान बन के आऊंगा कि समझ में आ जाएगा विद्वोत्तमा। और वही कालिदास आज यहां वर्णन कर रहे हैं। कालिदास की बात है, उपमा सम्राट कालिदास, उपमा के सम्राट हैं जो कालिदास। उन्होंने देखो क्या कर दिया, क्या बता रहे हैं? बसंत का मौसम बोले सबको अच्छा लगता है, और क्या बोले? देखो द्रुमां सुपुष्पा सलिलम सपदम सर्वम प्रिये चारुतरम बसंते। द्रुमा सुपुष्पा, द्रुमा माने वृक्ष हैं चारों ओर, और क्या है? सुपुष्पा, बोले बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं। सलिलम, और क्या है? बोले जल। सलिल क्या है? जल। जल सपुद्मम, और क्या है? सपद्मम, अर्थात और वो जल कैसा है? सा माने साथ में है उसके, पद्मम माने कमल के पुष्प। सर्वम प्रिय, सबको प्रिय है। चारों तरफ बसंत, और चारों तरफ क्या है? गुंजायमान, बसंत मौसम के समान सब जगह बसंत। बसंत में चारों तरफ क्या है? चारों तरफ बसंत, चारों तरफ यही दिखाई दे रहे। ऐसा मौसम बसंत का ही हो सकता है। प्रिय में सप्तमी विभक्ति, सा पद्मम द्वितीया, सलिलम में प्रथमा, और इसमें भी बहुवचन, इसमें भी बहुवचन प्रथमा का। ठीक, आगे देखें। प्रिय वसंते द्रुये द्रुमाः सुपुष्पा भवन्ति च सलिलम सपद्मम भवति एव वसंते चारुतरम चरुतरम भवति। बसंत काल का मौसम है। अर्थ देखें, बसंत ऋतु में सारी प्रकृति सुंदर दिखती है, सारी प्रकृति सुंदर दिखती है, ऐसा कवि कालिदास जी कहते हैं। कालिदास जी ऐसा कहते हैं कि बसंत काल में पेड़ पौधे फूलों से युक्त हो जाते हैं, और सरोवरों में कमल फूल खिल जाते हैं। सारी प्रकृति मधुमय तथा मनोहरकारी दिखाई देती है। और कालिदास ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस समय ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडक। इसी समय पेड़ पौधे नए पत्ते तथा फल फूलों से लद जाते हैं, फलता वातावरण मधुमय हो जाता। चारों तरफ गुंजायमान भौरों की गुंजाहट, और गुंजान गुंजन गुंजन गुंजन, भौरों का गुंजन। भ्रामरी आसन होता है, भ्रामरी आसन ऐसे किया जाता है जिससे हमारा मस्तिष्क डेवलप होता है। हमारे जो मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब कभी सिर दर्द होता है, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, तो भ्रमरी आसन किया करो। भ्रमरी, ऐसे कानों को दाब लिया, कानों को, और ऐसे नाक को दबा लिया, और ऐसे वाइब्रेट होगा आपका माइंड। आपके माइंड की थकान क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ये कालिदास, ये इस समय बसंत के मौसम में बहुत आनंद आता है, कालिदास वर्णित कर रहा है। आगे देखें 9वें नंबर के पैराग्राफ में अब क्या चर्चाएं हो रही हैं, देखें जरा।
कि कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिति निरूपणम मेव करोति। कालिदास ने पशुनाम माने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण किया है। किसका? पशुओं के स्वाभाविक। कालिदासः पशुनाम माने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति माने स्वाभाविक स्थिति का क्या है? निरूपणम मेव करोति, निरूपण भी किया है। कैसे? उन्होंने उसी बसंत के समय में देखना कैसे किया उन्होंने कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितम छायावद कदम्बम मृगकुलम रोमन्मथम भयस्तु। पशुओं का भी उन्होंने वर्णन कर डाला, वो भी नहीं माने। कैसे? बोले गाहंताम महिषाम। महिषा समझते हैं? महिष क्या होता है? महिष माने भैंसा या भैंस। ठीक, गाहंताम महिषा निपान सलिलम। और जैसे ही इस मौसम में ये पानी में जाते हैं, कौन? भैंस है, भैंस। जैसे ही पानी में निपान सलिलम और श्रृंगरई माने सींग के द्वारा मुहुस्ताडितम ऐसे घुमाते, और छायाबद्ध कदम्ब, और कदम के पेड़ों से क्या है? छाया मृग कुलम, और उस कदम्ब के वृक्षों के नीचे छायाबद्ध मृग कुलम, मृगों का कुल बैठा हुआ। रोमन्मथ भयस्तु न, बिल्कुल किसी भी आनंद के साथ, काम के साथ, शांति के साथ सुंदर और शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। देखें, पशुनाम में षष्ठी विभक्ति, कालिदासा में प्रथमा, और स्वभाव विकसते माने षष्ठी का एक वचन, और करोति कुरुतः कुर्वन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गाहंताम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और श्रृंगई में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, फिर देखें, गाहंता महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मुह ताडितम च छायावद्ध कदम्बक मृग कुलम रोमन्मस्तु। देखें ध्यान से, कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का भी वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए कहते हैं कि भैंस समूह तालाब के जल में डुबकी लगाए हैं, तालाब के जल में डुबकी लगाए हैं भैंसें, तथा सींगों से बार बार मारते हैं, अर्थात जल में चलाते हैं, ऐसे ऐसे जलाते हैं, चलाते रहे। मृग समूह कदम्ब की घनी छाया में बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक पागुर कर रहे हैं, ऐसे मुंह चलाते हैं जानवर। वही फिर भाव देखें, कभी कालिदास में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए अपनी अभिलाषा प्रकट की है कि प्रकृति इतनी सुसंपन्न रहे कि हर प्राणी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार प्राकृतिक संपदाओं का इच्छानुकूल आनंद ले। तो यह तभी संभव है जब पर्यावरण का संतुलन सही रहे। हमारा कर्तव्य यह है कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। हमारा कर्तव्य यही है कि पर्यावरण को हम प्रदूषित होने से क्या कर लें? बोले बचा लें। पर्यावरण को दूषित नहीं होने देना, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। 10वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, देखें जरा। एवं प्राचीन भारते साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थितां प्रति जागरूका अभवन, कुत्रापि प्रकृतेः असंतुलनम न भवेत इति प्रयासशीला आसन। देखें जरा, उन्होंने कहा एवं प्राचीन भारत में साहित्यकारा माने साहित्यकारों के द्वारा। ठीक, साहित्यकारा प्रथमा का बहुवचन और प्राचीन भारतीय में सप्तमी का एक वचन। सर्वस्यापि, सर्वस्य प्लस आपी बराबर सर्वस्यापि दीर्घ संधि, और सर्वस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा। पर्यावरणस्य में षष्ठी का एक वचन लगा। स्वस्थिताम षष्ठी का एक वचन बहुवचन। जागरूका आभवन हमारा लंग लकार का रूप लगा हुआ है, और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, वो प्रथम पुरुष बहुवचन। कुत्रापि में कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि दीर्घ संधि है, और प्रकृतेः सब षष्ठी का एक वचन। प्रकृति प्रकृतिम प्रकृत्या प्रकृत्यै प्रकृतेः प्रकृतेः प्रकृत्याम षष्ठी का एक वचन लगा है। असंतुलनम ना भवेत, भवेताम भवेयु। ठीक, ध्यान रख लेना, विधि लिंग लकार है। प्रयासशीला आसन, प्रयासशीला प्रथमा का बहुवचन आसन। इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार लोग संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धता के प्रति सतर्क रहते थे।
कहीं भी प्रकृति में किसी प्रकार का असंतुलन ना हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। कौन? बोले हमारे साहित्यकार, संस्कृत के प्रिय प्रेमी हमेशा प्रकृति की शरण में रहते थे, प्रकृति की शरण में हमेशा रहते थे। आगे देखें, ये अब पाठ आपका पूरा हुआ। ऐसे ही हमें प्रकृति की शरण में रहना है। प्रकृति हमारी बहुत अमूल्य धरोहर है, अमूल्य संपदा है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो प्रकृति की हमें क्या करनी पड़ेगी? कद्र करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ध्यान रखें। और प्रकृति की कैसे होगी सुरक्षा, ये आपको मैं अभी बता चुका हूं। ठीक, चलिए इसमें देखें, शब्द और अर्थ पर चर्चा करेंगे। पर्यावरणम का मतलब होता है पृथ्वी, जल, वायु आदि वस्तुएं। पर्यावरण इति साम्यावस्था। अंतरिक्षम का मतलब आकाश। उरीकृत का मतलब होता है स्वीकार करके। पर्जन्य माने बरसने वाला मेघ। और इरा माने धरती। और रेत सावती माने जल द्वारा रक्षा करती है। रेत सावती जल द्वारा क्या करती है? रक्षा करती है। फलनी माने फलों से परिपूर्ण। फलनी का मतलब फलों से परिपूर्ण। और आहशः अहंसा पंचमी पाप से। द्रुमलता कीर्णा वृक्षों और लताओं से भरी हुई। पद्म सुगंध कई कमलों की सुगंधों से। और कुमुद मंडलई माने कुमुदनी के फूलों से। जल प्लावनस्य माने बाढ़ का। और विरलम का मतलब होता है दुर्लभ, बहुकम। व्यवस्थिति माने प्रयास करता है। व्यवस्थिति माने प्रयास करता है। अलीन सटपदम माने भौरों से शून्य। द्रुमाह माने पेड़। गाहनताम माने डुबकी लगाए। निपान सलिनम माने तालाब का पानी। और रो मनमथ माने जुगाली या पागुर। जुगाली करना या पागुर करना। आपने देखा होगा कि जानवर मुंह चलाते रहते हैं, इतना सारा खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, सोते रहते हैं। वही है जुगाली करना या पागुर करना। ठीक, ध्यान रखें। व्याख्या देखेंगे। अभी क्या देखा? संस्कृत शब्दों का अर्थ हिंदी में आपकी बुक में दिया हुआ है। अब व्याख्या देखेंगे। ठीक, संस्कृत की संस्कृत में ही रहेगी, ध्यान रखना। पर्यावरणम प्राकृतिक वस्तुनाम संतुलनम। प्राकृतिक वस्तुओं का संतुलन ही पर्यावरण है। अंतरिक्षम माने स्वर्ग पृथिव्यो अंतरम। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर, बीच अंतरिक्ष। उरीकृत माने होता है अंगीकृत करना। पर्जन्य का मतलब जलदाह। इरा माने पृथ्वी। इह कामः राति इति इरा। रेत सावती माने जलेन रक्षति माने जल की रक्षा करना। जल से क्या करना? जल के द्वारा रक्षत। फलनी का मतलब फल युक्ता। अहिंसा माने अहसा माने पाप। और द्रुम लता कीर्णा। द्रुमयी लता भीश्च आकीर्णा वृक्ष लता पूर्ण। इसके बाद पद्म सौगंधई माने कमल सौरभई। कमल सौरभई। कुमुद मंडलई माने कुमुद पुष्प। पुष्प समूह। कमल पुष्प समूह। जल प्लावनस्य माने जलौघस्य जलपूरस्य। जलपूरस्य षष्ठी का एक वचन लगा है। विरलम माने दुर्लभम। व्यवस्थिति माने प्रियतः, हमेशा क्या है? तत्पर रहना। आगे देखें। अलीन षटपदम भ्रमर वियुक्तम। भौरों से वियुक्त। द्रुमाह माने वृक्षाह। गाहनताम माने निमज्जंतु। निपान शलिलम माने सरोवर जलम। और रो मनमथ माने भुक्त ग्रास चवर्णकम। ठीक, आगे देखें। व्युत्पत्ति देख लें। व्युत्पत्ति विग्रह। विग्रह देखें। अब इसमें क्या होगा विग्रह में? समासों का पर्यावरणम। परितः आवरणम। परि प्लस आ और ब्री धातु और ल्योट प्रत्यय तो पर्यावरण बनेगा। साम्यम समस्य भाव सम से प्रत्यय होगा। उरी कृत में उरी प्लस क्री धातु ल्यप प्रत्यय, ये आपका हो जाएगा। द्रुम लता किरणाम। द्रुमयी लता भिश्च आकीर्णा द्वंद्व और तृतीय समास हो जाएगा। शीत वारिधि शीतश्च असौ वारिधि कर्मधारय समास हो जाएगा। सुचारु पंकजम सुचारुणी पंकजानी येषु तत् बहुव्रीहि समास। और सा पद्मः माने पदे पद्मेन सह वर्तमान सहयार्थे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। संधियां आ गई हैं। अब संधियों को थोड़ा जल्दी से देख लेंगे, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, पर्यावरण दिया हुआ है। पर्यावरण मैंने आपको बताया था कि इसमें यण संधि है, परिधन आवरण। कौन सी संधि है? परि प्लस आवरण, आवरणम। इसमें यण संधि है, इसमें कुछ नहीं करना है। पा रा में से ई को निकाल लेना है और प्लस आवरणम।
दिया है, इसमें ई के स्थान पर या कर देना है, पर या, ये हो गया प्लस आवर्णम, आवर्णम, ठीक। इसमें आवर्णम हो जाएगा, या में आ मिल जाएगा तो ये बनेगा कैसे, पर या, और ये रा ऊपर चला जाएगा और आ जुड़ गया इसमें, वर्णम इसमें जुड़ जाएगा, पर्यावर्णम, ठीक। ये बन गया पर्यावर्णम, बन गया ना। तो ये पर्यावर्णम बन गया, इसमें यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी इसमें बेटा, इसमें होगी यण संधि। और दूसरा शब्द है नेयम, नेयम दिया है ना प्लस इयम, ना प्लस इयम, तो यहां आपकी लग जाएगी गुण संधि, यहां लगेगी कौन सी, गुण संधि रहेगी और आद गुणः सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा यहां, आद गुणः, ये आद गुणः सूत्र लग जाएगा। नियम इसका आपका ये रहेगा कि छोटा आ पहले पद में या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। पहला पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। हो गया, ये गुण संधि का नियम है। तो नाम ऐसे क्या निकालेंगे, नाम ऐसे छोटा आ निकाल लिया, ठीक, और यहाँ से ई निकाल लिया और यहाँ यम अलग कर दिया, दोनों को यहाँ पर अलग कर लिया। इनमें से आ के बाद ई आने पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्योंकि आ के बाद ई आने पर देखें, आ के बाद ई आने पर क्या बनता है, ए बनता है। किस संधि के आधार पर, गुण संधि। कौन से सूत्र के आधार पर, आद गुणा सूत्र के आधार पर। तो यहाँ पर भी आ के बाद ई आ गया है तो ए बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा, क्या बचा, ना, ना बच गया है, देखो आ और ई मिलकर के तो ए बन गया, ना बच गया है, और यहाँ क्या बचा, यम बच गया, यम, ए की मात्रा इस पर लगाओ तो ये बनेगा ने, और यम जोड़ेगा नियम, बनेगा कि नहीं बनेगा, ने यम, और नेयम बनेगा तो ये हमारा होगा ना यम बराबर नेयम, गुण संधि। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। अब इसके बाद मुंचन तुम हसा, मुंचन तुम हसा, मुंचंतु प्लस अम हसा, देखें। अब यहां मुंचंतु, मुंचंतु, यहां यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यहां यण संधि, ये। अब यण संधि थोड़ा देख लेना है कि ई आपको मिले तो या कर देना है, और ऊ आपको मिले तो वा कर देना है, और ऋषि आपको मिले तो रा कर देना, और लिरी आपको मिले तो ला कर देना, ठीक हो गया। अब यहां देख लेना है, ये लिखा हुआ है मुंचंता, ता में से क्या निकाल दिया, ऊ निकाल दिया, हर्षा हो गया। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, मुंचंता, देखें क्या है, ऊ के स्थान पर क्या होगा, वा हो जाएगा, तो यहां पर वा कर दिया, ये क्या हो गया, हर्षा बन गया। अब देखना, अब ये जोड़ेंगे हम ऐसे, मुंचन आधा ता वा, लेकिन आधा वा भी है, आ आएगा सो पूरा हो जाएगा, आ की बिंदी इस पर आ जाएगी और हसा इसमें जुड़ जाएगा। क्या बन गया, मुंचन तुम हसा, मुंचन तुम हसा, मुंचन तुम हसा, मुंचन तुम हसा, ठीक। तो यहां यण संधि होगी, और यण संधि का सूत्र आपका होगा इको यणची, ये यण संधि का सूत्र है, ये प्रोसेस इसकी, ठीक। ये यण संधि हो गया। आगे देखेंगे अगली संधि हमारी होगी, आगे हमारी होगी अगली संधि, इसमें आपकी हो गई है यण संधि, इसमें आपकी हो गई गुण संधि, इसमें भी यण संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है कल्पितान्य अभवन, कल्पितान्य अभवन, कल्पितानि प्लस अभवन, इसमें भी यण संधि है, ध्यान रखना। कल्पितानि प्रकल्पितानि, प्रकल्पितानि, प्रकल्पितानि प्लस अभवन, अभवन, ठीक। प्रकल्पितानि प्लस अभवन, इसमें हो जाएगा आपका
प्रकल्पिता न, ई आ जाएगा यहाँ आभवन, आभवन सीधे सीधे जुड़ गया, आभवन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ई के स्थान पर अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, या होता है। ऊ के स्थान पर वह होता है, ऋषि के स्थान पर र होता है, लिरी के स्थान पर ला होता है। ये यण संधि की प्रोसेस, यण संधि की प्रोसेस है। तो कुछ नहीं करना है, प्रकल्पिता न यह प्लस आभवन, आभवन हो गया, आभवन हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ प्रकल्पितान और आभवन, अब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्रकल्पितान्य, और या में आ जुड़ जाएगा, सो या पूरा हो जाएगा, भवन है, भवन, प्रकल्पित भवन बन गया, प्रकल्पितान्य भवन, प्रकल्पितान्य भवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखें, आगे देख लें। इसमें आपकी यण संधि हो गई। अब इसमें ध्यान रखना है, सौगंधिकैः ताम्रम, सौगंधिकैः, सौगंधैः प्लस ताम्रम, सौगंधिकैः, गंधिकैः, सौगंधिकैः प्लस ताम्रम, ताम्रम, सौगंधिकैः ताम्रम। विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, तो क्या हो जाएगा आपका, सौगंधिकैः प्लस सह प्लस ताम्रम, ताम्रम हो जाएगा। तो आप इस सा को इसमें कुछ नहीं, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देना, सौगंधिकैः ताम्रम हो गया, सौगंधिकैः ताम्रम। सीधे सीधे ध्यान रख लेना, हो गया कि नहीं हो गया। सौगंधिकैः ताम्रम, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद तर्प इत्वैव, तर्प इत्वा प्लस एव, ये यहीं देख लो, इसमें से आ ले लिया और इसमें से ए ले लिया। आ के बाद ए आने पर दोनों में क्या बनता है, आई बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, आई। अब यहां पर देखें, अब यहां देखेंगे तो ये बनेगा हमारा तर्प इत्वा, आधा हुआ और आई प्लस वह हो गया। आई की मात्राएं इस पर लगा दो, दोनों हो गया, और वह को इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा आप देखें, तर्प इत्वैव, तर्प इत्वैव हो गया कि नहीं हो गया, तर्प इत्वैव। वृद्धि संधि हुई कि नहीं हुई, वृद्धि संधि हुई, वृद्धि संधि यहां पर हमारी हो जाएगी। ठीक, यहां पर वृद्धि संधि में सूत्र रहेगा हमारा वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र रहेगा, वृद्धिरादैच। आप देख लें, इसमें हो गई है यण संधि, इसमें आपकी हो गई है यण संधि, इसमें हो गई आपकी गुण संधि, गुण संधि, इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि, यण संधि, इसमें आपकी हो जाएगी यण संधि, यण संधि, और इसमें होगी आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, और इसमें होगी आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। तो ये आपकी सारी संधियां हैं, एक बार में आपने देख ली। चलिए आगे देखें, आगे देख लें। आगे इसमें संधि है युष्मा स्वपीतेषु, युष्मासु प्लस अपीतेषु, युष्मासु प्लस अपीतेषु, अपीतेषु। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। ई के स्थान पर या होता है और उ के स्थान पर वा होता है और ऋषि के स्थान पर रा होता है और लिरी के स्थान पर ला होता है। यही यण संधि का नियम है। तो यहाँ हो जाएगा आपका युष्मा श, उ के उ निकल आएगा बाहर, अपीतेषु, अपीतेषु हो जाएगा। उ के स्थान पर वा करेंगे तो ये बनेगा युष्मा श, उ के स्थान पर वा प्लस अपीतेषु होगा। अब सीधे जुड़े जोड़ दो, युष्मा श व आ पूरा हो जाएगा पीतेषु, युष्मा स्वपीतेषु हो गया। यहां आपकी यण संधि हो गई, यण संधि। और यत अलीन षटपदम, यद अलीन षटपदम, यत प्लस अलीन षटपदम। देखें यहां हो जाएगा हमारी व्यंजन संधि की जस्त संधि, हल संधि रहेगी और हल संधि के अंतर्गत एक संधि होती है जस्त संधि। कौन सी संधि होगी, जस्त संधि। जस्त संधि का सूत्र कौन सा होगा, झलाम जस झसी। झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर वर्ग का तृतीय अक्षर होगा, ता वर्ग के स्थान पर दा वर्ग होगा। कैसे, ता था दा, तो यहां पर दा में परिवर्तन हो जाएगा। और अलीन षटपदम लिखा हुआ है, अलीन षटपदम लिखा है, अलीन षटपदम। और आ इसमें दा में संयोग करेगा तो बनेगा दा हो जाएगा पूरा, और लीन षटपदम इसमें हमारा योग हो जाएगा, लीन षटपदम हो गया, लीन षटपदम। तो यहां कौन सी संधि होगी, हल संधि। ध्यान रख लेना, ऊपर वाले में आपकी यण संधि और इसमें होगी आपकी व्यंजन संधि, वो व्यंजन या हल संधि कह सकते हैं। श्रृंगई मुह ताड़ितम, दोनों जगह विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि ही होगी। और यहां पर आप विसर्ग के स्थान पर सीधे रा करेंगे। और रा कैसे होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले सूत्र लगेगा आपका विसर्जनीय सह। कौन सा सूत्र, विसर्जनीयस सह, ठीक, विसर्जनीयस सह, विसर्जनीय सह सूत्र लगेगा। तो विसर्ग के स्थान पर करेंगे क्या, ये लिखा हुआ है श्रृंगई, क्या लिखा हुआ है, श्रृंगई, और यहां विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सह, और मुहु शब्द यहां पर हमारा हो जाएगा। तो दोनों जगह कर दूं, अभी मुहु शब्द लिखा है तो मुहुस करे दे रहा हूं, ठीक, और ताड़ितम दोनों जगह एक साथ भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है, एक सूत्र ही काम करेगा, ताड़ितम। चले अब यहां पर सूत्र फिर से हम दूसरा लगाते हैं जिसका नाम है सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू सूत्र से इस सकार का करेंगे रू, इस सकार का करेंगे रू, तो ये होगा श्रृंगई ही रू प्लस मुह। यहां नहीं करेंगे, यहां ज्यों का त्यों रहेगा सा, यहां ये सूत्र भी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। अभी मैं एक साथ दोनों करे दे रहा हूं कि डबल ना लिखना पड़े, बाकी आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो मुहुस हो गया, यहां ऊ को करेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत से, इत संज्ञा तो ऊ हटा देंगे, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से हम क्या कर देंगे, यहां पर ऊ की इत संज्ञा कर देंगे। तो श्रृंगई ही जो लिखा हुआ है हमारा, श्रृंगई ही रा बचेगा, ऊ यहां से निकल जाएगा, और मुहुस, मुहुस हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। इसको हम सीधे जोड़ दें क्या इसी में,
ताडितम, ये हो जाएगा ताडितम। यहां तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां से रा को हटा करके ये रा कहां जाएगा, मां के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा, मां के ऊपर जाएगा। और ये श्रृंगई हमारा इसमें जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ेगा, इसमें। ये लग गया है श्रृंगैर मां, मां के ऊपर रा चला गया। ठीक, अब ये रा कैसे चला गया है, जल तुम्बिका न्यायन रेफस से ऊर्ध्व गमनम। ये एक पंक्ति दी गई है, ये शास्त्रों के आधार पर हमारे व्याकरणियों ने कही है। कैसे, जिस प्रकार से बोले सूखी लौकी या कद्दू को हम क्या है जल में डुबोते हैं और वो जल के अंदर छोड़ते हैं तो वो ऊपर आती है, जबरदस्ती आ जाती है ना। और इसके लिए आपको ये लौकी कद्दू कुछ नहीं लेना है, आप तो एक खाली बोतल को ढक्कन से बंद करना और पानी के अंदर बोर देना और नीचे छोड़ना, वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार से ये रा अगर पीछे और आगे पीछे का वर्ण अगर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेने में सक्षम नहीं है, तो ये रकार ऊर्ध्वगमन हो जाता है, जिस वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है। श्रृंगैर मुरु स्थाडितम, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यहां विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। इसमें रहेगी आपकी यण संधि। कौन सी संधि, इसमें यण संधि रहेगी, इसमें यण संधि रहेगी और इसमें रहेगी आपकी हल संधि, इसमें हल और इसमें विसर्ग, इसमें विसर्ग, ये संधियां आपकी रहेंगी इसमें। ठीक है बेटा, आगे कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चले, तो फिर आज की क्लास रहेगी यहीं तक। बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपकी चिंता में लगा हुआ है। आप लोगों को खोजबीन करके कहीं से भी जो कुछ आपको चाहिए सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो। क्यों, कितनी अच्छी बात है, सब कुछ मिल रहा है, वो भी कैसे, 100% फ्री एजुकेशन। अब क्या चाहिए, मम्मा भी दे रहा है एमपी में खूब दबादब, फ्री दे रहा है, और अपना भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, और वो भी कैसी, योग्य शिक्षकों के द्वारा, हाई क्वालिटी की। ठीक, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करना है, ध्यान रखिएगा। और नए वीडियो की अपडेट आपको अगर चाहिए तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ध्यान रखना है। बेल आइकन को दबाएंगे तो नए वीडियो की अपडेट मिलेगी, कौन से टाइमिंग पर कौन सी आपको वीडियो मिल रही है, सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले स्क्रीन पर होंगे। और हाँ, अगर नोट्सों की जरूरत आप लोगों को है, आप चाहते हैं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स से आपको नोट मिल जाए, तो आप लोग नोट्सों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्राप्त करवा दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। अगले वीडियो तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।